तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज हम चैप्टर जो नया करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। जानवरों में जीवन प्रक्रियाएं। एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 का ये चैप्टर है। तो इसकी बिगनिंग जो है एक लाइन से होती है, दैट इज इफ योर फूड इज फुली डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन यू वॉन्ट नीड मेडिसिन फॉर पेन। कि अगर आपका फूड जो भोजन है वो पच चुका है अगला भोजन करने से पहले, तो आपको पेन के लिए मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये महान संत तिरुवल्लुवर हैं जो साउथ में, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बार बोला है। तो उसमें से ये ग्रंथ में से उनका एक ग्रंथ है तिरुकुरल। तो तिरुकुरल जो ग्रंथ है उसका अध्याय 95 भोजन का माप श्लोक संख्या 942 से ये लिया गया है। तो ये जो ग्रंथ है ये जीवन में नैतिकता, स्वास्थ्य, राजनीति और सामाजिक आचार पर आधारित है। तो चैप्टर की बिगिनिंग में हम एक देखते हैं कि एक हमारे पास एक पूरा परिवार है। तो उसमें एक बेटी है, बेटा है, मम्मी-पापा हैं। तो वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पिकनिक मनाने आए हुए हैं कहीं पर, है ना? तो देखिए यहाँ पर खेत है, कितना सुंदर। तो यहाँ पर गाय है, उसका जो छोटा-सा बछड़ा है वो भी क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? काऊ एंड काल्फ गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। काऊ भी जो है घास खा रही है और बछड़ा जो है उसका दूध पी रहा है। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। यहाँ पर हमें एक्वाटिक एनिमल्स दिख रहे हैं, कहाँ मेंढक है यहाँ पर फिशेज़ हैं, यहाँ पर बर्ड्स हैं, सभी क्या हैं? ऑल आर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। तो इंट्रोडक्शन में हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, हमारे पास ग्रेड 6 साइंस चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स में आपने जो पढ़ा था एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था वी स्टडी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो आपने जितनी भी जीवन प्रक्रियाएँ हैं जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, अपसर्जन हो गया या प्रजनन, ये इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था। तो ये एसेंशियल फंक्शन जो हैं, इनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब आपको ये याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट पेज पर एक फार्मूला बना रखा है। लेकिन सिर्फ जो लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ ये 3 या 4 नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फूड लेते हैं। सम कंज्यूम नेक्टर, फूलों का रस लेते हैं। सम फीड ऑन मदर्स मिल्क, कई माँ का दूध पीते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं या बछड़ा है जो वो माँ का दूध पीता है। सम स्वेलो प्रे, अब जैसे चिड़िया है वो क्या खाएगी? कीड़े को खाएगी। एंड सम फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स, और उसमें से ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो टाइनी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं? फिल्टर करके खाते हैं। इसमें मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं फ्रॉम वाटर। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो एनिमल्स जो हैं, जैसे हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है? तो हमें क्या है, अपने बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, हमें एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या करना पड़ता है कि खाना खाना पड़ता है। और उसी के साथ जो है हमें हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, जीवन की प्रक्रियाएँ चलती हैं। फूड कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये तो हमें पता है कि फूड जो होता है, जो भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है और फैट्स रहता है, विच नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स बिफोर द बॉडी कैन यूज देम। अब ऐसा नहीं होता कि हमने चपाती खाई, हमने घी खाया और सीधा जाकर हमारी बॉडी में जहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह है वहाँ पर जाकर ये यूज़ हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब वो कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस ब्रेकडाउन हैपन्स इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इन द बॉडी कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल। अब हमारी बॉडी जो है उसमें एक लंबी ट्यूब है, वो लंबी ट्यूब क्या, उसको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल। इसको आहार नली भी कहते हैं, विच स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो हमारी बॉडी में ये सबसे लंबी ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर एंड होती है। इट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट ट्यूब। तो इसी ट्यूब के बीच में बाकी के सारे ऑर्गन्स वन बाय वन आएंगे, उनको हमने पढ़ना है। तो आपने ये मानकर चलना है, इमेजिन करके चलना है कि वी आर डिस्कसिंग एलिमेंट्री कैनल, मीनिंग वी आर डिस्कसिंग अ लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। एनस मीनिंग आपका मल द्वार। अब बेटा देखिए कि हमें 7 लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनको याद रखने का एक तरीका मैंने बनाया हुआ है। ये एक लेडी है जिसका नाम है मिसिज़ नर्क। मिसिज़ नर्क जो है, तो इसके लिए आपने एक वर्डिंग याद रखनी है, आई लाइक मिसिज़ नर्क। तो मिसिज़ नर्क जो है MRSNERG, इन पहले-पहले वर्ड से हमें ये याद रखना है कि इन्हीं से जो हमारा एक-एक लाइफ प्रोसेस होता है। सो मीनिंग M फॉर मूव, R फॉर रिप्रोड्यूस, S फॉर सेंसिटिविटी, N for nutrition, E for excretion, R for respire and G for grow. So this is the shortest formula। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि हमारी बॉडी जो है वो कौन-कौन से लाइफ प्रोसेस शो करती है। तो इसको आपने पूरे प्रॉपर्ली याद कर लेना है।
तो बेटा ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल बोला ना, तो वो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से स्टार्ट होता है माउथ से। अब देखिए ये ट्यूब है यहाँ से, ये ट्यूब जा रही है पूरी की पूरी, ये देखिए। ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है यहाँ से कॉइल हुई और यहाँ पर आकर एंड हुई। माउथ से स्टार्ट हुई और एनएस पर खत्म हुई। और इसके बीच में क्या-क्या ऑर्गन आ रहा है? ओइसोफेगस और फूड पाइप। इनको याद रखना है आपने, भूलना नहीं है कि ओइसोफेगस फूड पाइप को हम कहते हैं ओइसोफेगस। और उसके बाद हमारा जो स्टमक आता है जिसमें फूड स्टोर होता है, फिर उसके साथ ऑर्गन्स अटैच्ड हैं। वो कौन-कौन से ऑर्गन हैं? लिवर है हमारे पास, पैंक्रियाज़ हैं, उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम छोटी आंत कह देते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम बड़ी आंत कह देते हैं, फिर रेक्टम पोर्शन है जहाँ पर हमारा फीकल मैटर जिसको पूप या पोटी कह देते हैं, वो यहाँ पर स्टोर होता है और अल्टीमेटली एनस से ये बाहर आ जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसको आपने बेटा याद रखना है। अब बेटा जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमने किए हैं, उसमें सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो आता है दैट इज द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मीनिंग है द चैप्टर डिस्कस हाउ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी। तो इसमें न्यूट्रिशन में क्या रहता है कि कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए अभी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है जी, और प्रोटीन जो है वो सारे के सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। अब उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है सो दैट हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके। इट क्वेश्चंस वेदर दिस प्रोसेस इज द सेम इन ऑल एनिमल्स और इफ इट वेरीज बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। अब आगे की बात ये आती है कि क्या न्यूट्रिशन सभी में, जितने भी लाइफ ये न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस है, क्या सभी में जानवरों में एक जैसा रहता है या सभी जानवरों में डिफरेंट डिफरेंट रहता है? तो ये आप खुद सोचिए कि हमारी बॉडी में डाइजेशन अलग तरह से होगी, चिड़िया की बॉडी में अलग से होगी, और जो गाय या भैंस है उसकी बॉडी में अलग तरह से होगी या नहीं होगी। तो ये अब आपके दिमाग में एकदम से आ गया कि नहीं भाई सभी में तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बिफोर लर्निंग अबाउट अदर एनिमल्स इट बिगिंस बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस इन ह्यूमंस। तो इससे पहले कि हम और एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। तो न्यूट्रिशन, अब सबसे पहले तो हमें एक बात याद रखनी है कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या रहती है और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूज फूड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स होते हैं, जो जिंदा जानवर हैं, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उस फूड को यूज़ करते हैं अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए। जो जीवन की अलग अलग प्रक्रियाएं हमने पढ़ी है, उसमें सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी में एनर्जी आएगी तो बाकी का काम होगा। उसके बाद द वे लिविंग बींग्स ईट फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। तो हम या तो ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या रहती है? न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है जिसमें जो लिविंग बींग है वो फूड को ईट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं एनर्जी और अपनी ग्रोथ के लिए। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है ह्यूमन बीइंग में? माउथ से। तो फूड कहाँ से एंटर करता है? ऑब्वियसली हम माउथ से खाते हैं। तो फूड एंटर्स थ्रू द माउथ, दैट इज मुख। हमारा जो मुंह है उसको हम मुख कह देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? टीथ ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय क्रशिंग एंड च्यूइंग। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले क्या रहता है? हम फूड को प्रॉपरली चबाते हैं। जो लोग अच्छी तरह से फूड को नहीं चबाते, इसका मीनिंग है कि उनकी डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो रहता है। तो इसलिए फूड को अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। पहली बात तो ये रही। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। व्हेन यू थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड योर माउथ रिलीज सलाइवा। अब अभी मैं आपके सामने बात करता हूँ पिज़्ज़ा की, कचौरी की, उसके बाद समोसों की, है ना? और थोड़े से खट्टे की, है ना? तो आप देखिए कि जैसे मैंने ये चीज़ों की बात की ना, तो आपके मुँह में पानी आना शुरू हो गया। गोलगप्पे, तो जैसे मुँह में पानी आना शुरू हुआ, इसका मीनिंग मुँह में क्या रिलीज़ हो गई? सलाइवा। कितनी सारी सलाइवा आ गई। तो सलाइवा जो है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सलाइवा प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन बाय स्टार्टिंग टू ब्रेक डाउन सर्टेन फूड कंपोनेंट। तो कुछ फूड कंपोनेंट्स हैं जिसको स्टार्टिंग में क्या कौन पकड़ लेता है? सलाइवा, और उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट हम आपको करेंगे। आप ऐसा करिए, जब भी खाना खाओगे ना नेक्स्ट टाइम, अभी दोपहर को, सुबह या रात को खाना खाओगे, तो आपने क्या करना है, मुँह में चपाती डालनी है ना, तो जब कोर डालोगे मुँह में तो उसको लगातार चबाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहना। 1 डेढ़ मिनट जब आप उसको चबाते रहोगे ना, तो क्या रहेगा कि आप देखोगे कि चपाती चावल भी हो सकते हैं, वो मीठा लगना शुरू हो जाएगा आपको। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो मुँह में सलाइवा है, उस सलाइवा ने वो जो कार्बोहाइड्रेट थी ना चपाती में और चावल में, उसको उसने ब्रेक डाउन कर दिया। चलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, जो हमारी सलाइवा होती है ना, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम सैलिवरी अमाइलेज कह देते हैं। तो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है? वो चपाती में या चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होती है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना याद रखिएगा। यू विल नोटिस दैट इट टेस्ट स्वीट आफ्टर अ व्हाइल।
तो ये एक्सपेरिमेंट पहला हो गया हमें कि डाइजेशन स्टार्ट होगी कहाँ पर, माउथ में। तो अगर कोई कल को आपसे पूछे कि कहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेशन, तो आप बताइए कि माउथ में सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होती है। माउथ में एंजाइम रहता है एक, जो सलाइवा में रहता है, और वहाँ से ये डाइजेशन स्टार्ट होती है। दिस हैपन्स बिकॉज़ चपाती और राइस कंटेन स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो आपको पता चल गया कि चपाती या जो चावल होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट रहती है। सलाइवा कंटेन्स द डाइजेस्टिव जूस दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, मेकिंग द फूड टेस्ट स्वीट। तो इसलिए आपको अपना फूड जो है वो मीठा लगना शुरू हो जाता है जब आप लगातार उसको चबाते रहते हो। तो अब ये पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट आज फटाफट करके देखना है हमें। द सलाइवा बिगिंस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, दैट इज डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू अ सिंपल फॉर्म इन द माउथ इटसेल्फ। तो इसका मीनिंग हमें यहाँ से स्टार्टिंग में पता चल गया कि सबसे पहले सलाइवा जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया, और ये डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा आपका आता है साइंस एंड सोसाइटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अ हेल्दी माउथ नीड्स गुड ओरल हाइजीन। तो आपका जो स्वस्थ मुख है जिसके अंदर आप चबाते हो खाना, तो उसके अंदर सफाई भी प्रॉपरली चाहिए। ओरल हाइजीन जो है वो प्रॉपर चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ओरल हाइजीन, आपने देखा होगा ना कई बार हमें अपने आप से महसूस होता है कि हमारे सांस से बदबू आ रही है ना, दुर्गंध आ रही है वहाँ से। या हम किसी के पास खड़े होते हैं तो हम कहते हैं यार तेरे ना सांस से बदबू आ रही है। या आपके मम्मी पापा कहते हैं ओए आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप दातुन करके आओ। वो क्यों कहते हैं, या आप पेस्ट करके आओ, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि सच में हमारे जो फूड हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, तो वहाँ से हमें स्मेल आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ एंड क्लीन अवर टंग ट्वाइस अ डे। तो सुबह और शाम को हमें अपने दांत साफ करने चाहिए, और साथ में जीभ को भी साफ करना चाहिए। टंग क्लीनर आता है उससे करिए। रिंस अवर माउथ, और कम से कम अगर ज़्यादा ना कर सको तो आपको अपनी कुल्ला ज़रूर करना चाहिए एक बार। जैसे आप खाना खा लो या कोई भी आप सब्सटेंस खाते हो, ईटेबल्स खाते हो, तो उसके बाद आपको अपना मुँह ज़रूर साफ करना चाहिए। उसे कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, सो दैट कि आपका जो दांत है वो सड़ने से बच सकें और बैड स्मेल भी मुँह से ना आए। इट इज़ एनकरेज टू लर्न फ्रॉम द एल्डर्स अबाउट हाउ दे यूज्ड टू कीप देयर माउथ क्लीन इन अर्लियर टाइम्स। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आपके दादाजी, दादी जी वो अपना मुँह कैसे साफ रखते थे, है ना? माउथ कैसे साफ रखते थे, तो वो बताएँगे कि हम दातुन करते थे, नीम की दातुन करते थे, या फिर जो है जो और कोई है रोंगली दातन कर लेते थे, या किसी और पेड़ की दातन, अमरूद की तने की छोटे से की निकाल के दातन, टाहनी की दातन कर लेते थे, ठीक है? तो वो उनसे पूछिए कि कौन-कौन सी बबूल की दातन करते थे, तो कौन-कौन सी दातुन वो करते थे? उनसे जानिए, तो उससे आपको पता होगा कि ओरल हाइजीन कैसे रखा जाता है। तो ओरल हाइजीन की हमारे पास डेफिनिशन क्या रहेगी? द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द माउथ, टीथ एंड गम्स क्लीन। तो हमने अपना माउथ, टीथ और गम्स को बिल्कुल क्लीन रखना है और हेल्दी रखना है, टू प्रिवेंट डिजीज़, टूथ डिके एंड बैड ब्रीथ। तो हमें अपने मुँह को और अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, दाँतों को सड़ने से रोकने के लिए, और जो साँस है वो फ्रेश रहे। तो कहते हैं ना वो मशहूरी आती है, साँसों में जिंदा दिल ताज़गी। तो वो जो जिंदा दिल ताज़गी जो होती है ना, उसको लाने के लिए हमें मुँह जो है और उसको प्रॉपर्ली साफ रखना पड़ेगा। तो बेटा हम सबसे पहले करेंगे एक्टिविटी 9.1। तो एक्टिविटी 9.1 है किसके बारे में वैसे? दिस एक्टिविटी इज डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च विच इज प्रेजेंट इन फूड। तो एक बात आपको याद रखना है कि सलाइवा जो है वो एक्शन करेगी। जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से। तो अगर माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो रही है ना, तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि हमें सलाइवा का रोल जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो टेस्ट ट्यूब ले ली, तो थोड़े से चावल ले लिए, राइट? ये 2 टेस्ट ट्यूब है, थोड़े से चावल ले लिए। अब चावल जो है वो आपने क्या करना है, थोड़े से मुँह में डाल के उसको चबाना शुरू कर देना है। अच्छी तरह से चबाना है, निगलना नहीं है भाई। देखिए, ठीक है? तो व्हाइट राइस लेने हैं, उसको चबाना है लेकिन निगलना नहीं है। तो उसको उसके बाद आपने क्या है, उसको सलाइवा के साथ ही जो मुँह में चबाया हुआ है, उसको एक कटोरी में डाल के रख लेना है, किसी कंटेनर में डाल के रख लेना है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, वो जो चावल है ना, एक 2 तरह के चावल होंगे। एक चावल हमने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में क्रश करके थोड़े से इसमें डालने हैं। मुँह से नहीं क्रश करने, ऐसे जो चावल बने हुए हैं उसको यहाँ पर डालिए, व्हाइट राइस इसमें डालिए, ठीक है? और दूसरे में जो आपने अभी थूका था, थूक दिए थे चावल कटोरी में, वो इसमें डालने हैं, इस ट्यूब में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इन दोनों में थोड़ा-थोड़ा पानी डाल देना है, इसमें भी थोड़ा पानी डाल देना है, इसमें थोड़ा पानी डाल देना है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर एक जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको आपने परमानेंटली याद रखना है कि जब भी हमने स्टार्च की टेस्टिंग करनी है, क्या बोला? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, दैट इज़ स्टार्च। आलू में स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है, शकरकंदी में स्टार्च होता है, मैदे में स्टार्च होता है, राइट? और जो चपाती आप खाते हो उसमें भी स्टार्च होता है। तो उस स्टार्च की अगर हमें टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन।
रिमेंबर वी यूज़ आयोडीन सॉल्यूशन, उसका कलर अपना ब्राउन होता है। तो हमने क्या करना है, वन बाय वन एक बार इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और एक बार इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन की एक क्वालिटी है कि वो जैसे ही हम उसको स्टार्च के ऊपर डालते हैं, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। इसमें क्या डाला था हमने, सिंपल राइस। टेस्ट ट्यूब ए में हमने सिंपल राइस डालने हैं, क्रश करके हम देखेंगे उसमें उसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। दूसरे में हम जैसे आयोडीन डालेंगे उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च जो था वो चेंज हो चुका है ग्लूकोज में। किसने किया था, सलाइवा ने। सलाइवा स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, तो इसलिए यहाँ पर ये डाइजेशन हो चुकी है इसकी ये ब्रेक डाउन हो चुका है, ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज हो चुका है। शुगर से कभी भी आयोडीन रिएक्ट नहीं करता। तो हमने क्या सीखा, जो हमने सीखा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, जो है दैट इज ओनली बॉइल्ड राइस। टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, जो च्यूड राइस है, जो हमने अच्छी तरह से चबाए थे 1-1.5 मिनट। तो हमने जैसे ही उसमें आयोडीन का सोल्यूशन डाला, वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। यहाँ पर मैंने कलर भी बना रखा है ब्लू ब्लैक। तो इसका कारण क्या था, रीज़न क्या रहा इसका ब्लू ब्लैक क्यों हुआ, बॉइल्ड राइस कंटेन स्टार्च विच रिएक्ट्स विद आयोडीन टू गिव अ ब्लू ब्लैक कलर। तो आयोडीन का कलर मैंने आपको बता दिया ब्राउन रहता है। तो ब्राउन कलर का आयोडीन किस में कन्वर्ट हो गया, उसने स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक में कलर चेंज हो गया। तो ये आपने आगे चैप्टर जो है उसमें भी याद रखना है कि आयोडीन कहाँ यूज़ किया जाता है, दैट इज स्टार्च की टेस्टिंग के लिए। जहाँ पर भी आपको स्टार्च टेस्ट करना है वहाँ पर आपको आयोडीन यूज़ करना है। अब आगे है कि जैसे ही हमने च्यूड राइस जो थे उसमें पानी डाल रखा है ना, उसका कलर वाइट था। जैसे हमने उसमें डाला क्या, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा, जब वेरी लिटिल ब्लू ब्लैक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सलाइवा ने क्या किया, जहाँ पर स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में जैसे कन्वर्ट हुआ तो ग्लूकोज के साथ तो जो आयोडीन है वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा। तो साइंटिफिक रीज़न हमने यहाँ पर ये किया, आयोडीन सॉल्यूशन जो है टर्न ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये बात आपने याद रखनी है कि स्टार्च जो है उसकी प्रेजेंस में आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो टेस्ट ट्यूब ए में वाइट राइस थे, वहाँ पर इसका कलर चेंज हुआ। टेस्ट ट्यूब बी में हमारे पास च्यूड राइस थे, वहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी थी, शुगर में। सो व्हेन आयोडीन इज एडेड द कलर चेंज इज लेस और नो ब्लू ब्लैक। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारे पास यहाँ पर स्टार्च था वो चेंज हो चुका था ग्लूकोज में, इसलिए वहाँ पर कलर चेंज नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जो चावल चबाए हुए थे ना उनको डाला हुआ है, अच्छी तरह से च्यू किया है 1-1.5 मिनट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैं आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगा ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो लेट अस सी। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसमें आयोडीन डाला तो ये देखिए इसमें स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ब्लू कलर हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या है, देखिए इसमें कलर उठ गया बिल्कुल, लिटिल बिट ऑफ ब्लू ब्लैक रहा। क्यों रहा बिल्कुल लिटिल बिट, क्योंकि इसमें स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है और चेंज हो चुका है ग्लूकोज में। तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब बेटा हमने लिया खाना, खाना खाने के बाद चबाया अच्छी तरह से, चबाने के बाद हमने क्या किया, उसको निगल लिया। अब निगलते हुए अगर आप कोई भी थोड़ा सा आप अपने गले के ऊपर ना हाथ रख के देखो, थोड़ा सा सलाइवा को निगलो, तो आपको अपने यहाँ गले पे ऊपर हाथ रख के लगेगा कि आपने कोई चीज़ निगली है ना, तो गला ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो गले में क्या रहती है, दैट इज़ अ फूड पाइप। तो फूड पाइप में जो है वो कैसे फूड आगे मूव करेगा, आफ्टर पार्शियल डाइजेशन इन माउथ, फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस, ओइसोफेगस भी कह देते हैं और ईसोफेगस भी कह देते हैं, तो ये भोजन नली में चला जाएगा। इट इज़ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। तो ये मैंने पहले बताया था कि आप डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए, माउथ और स्टमक के बीच में एक लंबी सी नाली रहती है, उसको हम क्या 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 देते हैं, हम उसको उसको कहते हैं ईसोफेगस। तो सलाइवा नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च बट आल्सो मॉइस्चन फूड, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वैलो। अब आप अच्छी तरह से जब खाना चबाते हो ना, तो उसमें सलाइवा मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो सलाइवा डाइजेशन में तो हेल्प करेगी करेगी, तो उससे क्या होगा, फूड सॉफ्ट हो जाएगा और
थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देगा, मॉइस्चर कर देगा फूड को, और वो बड़े आराम से गले से नीचे उतर जाएगा। कहते हैं गले में फंस गया फूड, वो गले में फंसता नहीं है। वो अगर आपने प्रॉपरली उसको चबाया नहीं है ना, तो वो अटक जाता है गले में। क्यों अटकता है? क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं है, वो इजीली स्वेलो नहीं हो रहा। तो टंग जो है मिक्स द च्यूड फूड। तो याद रखिएगा कि जीभ जो है सिर्फ बोलने के काम नहीं आती है, ये फूड को मिक्सिंग के काम भी आती है भाई। ठीक है ना? तो ये मिक्स क्या, टंग का क्या काम रहेगा कि ये सलाइवा को मिक्स करेगी किसके साथ? फूड के साथ। एंड पुशेस द सॉफ्टन फूड इनटू द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में ये फर्दर फूड को ढकेल देगी। अब फूड जो है जैसे गले से नीचे उतरता है, द walls of the esophagus contract and relax in a wave like motion to push food down into the stomach। तो वेव जैसे चलती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उससे क्या है कि फूड भी ऐसे लहरा कर, ऐसे ऐसे आगे पीछे, देखिए ये पहले ऊपर को आया फिर नीचे को आया, तो ऐसे नीचे को धकेला जाता है फूड। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। दिस वेव लाइक मूवमेंट अकर थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड मूव्स द फूड फॉरवर्ड। तो इससे क्या, फूड धीरे धीरे नीचे को आता है। तो ये हमारा कौन सा है? ये ईसोफेगस का बता रखा कि कैसे ये लहरा कर वेव की तरह नीचे को फूड आएगा। तो मूवमेंट ऑफ फूड मैंने आपको बता दिया। तो इसका एक छोटा सा हम जो है वीडियो क्लिप भी देखते हैं। तो ये देखिए फूड ना गले से जैसे नीचे आया ना ओइसोफेगस में। अब देखिए यहाँ से ये मोटा है ना, यहाँ से पतला है, तो ये मोटे से पतले से मोटा, मोटे से फिर पतला, और ऐसे इसकी मूवमेंट जो है धीरे धीरे हो गई। ये देखिए ये फूड है ना, ये गिल्टी बन गई, ये आगे आगे धकेला जा रहा है, ओइसोफेगस को आगे धकेलती जा रही है। तो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कह देंगे। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो है, जो वेव लाइक मूवमेंट है, उससे फूड हमारे ओइसोफेगस में चलता हुआ ये पहुंचा स्टमक में। यहाँ से ये स्टमक में। अब यहाँ पर मेन दो डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। वन इज ओइसोफेगस और फूड पाइप। भोजन नली या ग्रास नली भी इसको कहते हैं। अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। तो ये एक हमारी लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है जो कि माउथ से फूड को लेकर जाती है कहाँ तक? स्टमक तक। और उसके बाद है पेरिस्टालसिस, जिसको मैंने वेव लाइक मूवमेंट भी कहा था। द वेव लाइक मूवमेंट इन द walls ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल caused by the altering contraction and relaxation of the muscles which pushes the food forward। तो पेरिस्टालसिस क्या रहती है कि ये एक ऐसी मूवमेंट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री में नहीं, वो पाइप में। पाइप कहाँ है? दैट इज द ईसोफेगस, या जिसको आप कह सकते हो कि पाइप जो है, जिसको फूड पाइप भी कह दिया। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से फूड आगे की ओर मूव करता है। सिर्फ यही नहीं करता, इसके बाद आप स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही चलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड आगे की ओर जाता है। तो बेटा फूड अब ओइसोफेगस से कहाँ पहुँच गया? सीधा स्टमक में। अब स्टमक में यहाँ पर फूड प्रॉपरली मिक्स होता है। द वाल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड। तो इसकी वाल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और फूड को अच्छी तरह से मिक्स करती हैं। किसके साथ मिक्स करती हैं? द चर्न फूड इज मिक्स विद द सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो स्टमक में अंदर जो लाइनिंग है ना, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं। वो कौन सी सिक्रीशन है वो हम आगे देखेंगे। वो सिक्रीशन में क्या क्या रहता है? डाइजेस्टिव यूज, एसिड और म्यूकस। अब डाइजेस्टिव यूज का क्या काम है? इट हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो सबसे पहले जो पाचक रस है ना, वो प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को तोड़कर उसके फर्दर जो मोनोमर्स होते हैं, उसके छोटे यूनिट्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद जो एसिड है, एसिड क्या करेगा? जो प्रोटीन है उसको एड्स इन ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स। वो प्रोटीन को तोड़ने में भी हेल्प करेगा। और जो बैक्टीरिया ऊपर से आएंगे ना, जब हमने खाना खाया, हो सकता है उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया हो, तो उस बैक्टीरिया को वो किल कर देगा। ठीक है जी। और म्यूकस क्या करेगी? अभी हमने चैप्टर पढ़ा था ना फर्स्ट, एसिड बेसिस वाला। तो एसिड जो है, मैंने बोला था कि एसिड क्रोसिव। एसिड तो किसी भी चीज़ को, लिविंग टिश्यू को जला देंगे। तो यहाँ से खुद ही एसिड जो रिलीज हो रहा है, वो क्या स्टमक को नहीं जलाएगा? जला सकता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन बैठा है? म्यूकस।
कफ या श्लेष्मा बैठी है वहाँ पर, तो प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द गेटिंग डैमेज्ड बाय द एसिड। तो बेटा ये आपने तीनों याद कर लेना है कि डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है, एसिड का क्या काम है और म्यूकस का क्या काम। तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस जो है एसिड जो रिलीज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करेगी इसको, स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग को। तो इन द स्टमक फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, तो इसका मीनिंग यहाँ पर आधा फूड जो है, आधा अधूरा फूड जो है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। और सेमी लिक्विड मास अर्ध तरल पदार्थ होता है, वो लिक्विड नहीं होता प्रॉपरली, आधा सॉलिड आधा लिक्विड रहता है, प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। और इसके बाद अगली स्टेज डाइजेशन की स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ से फूड चला जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर एक वाल्व होता है वो ओपन होता है और यहाँ से फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से हमने 9.3 जो डायग्राम है वो देख लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है फूड के साथ। अब बेटा आगे है हमारी बुक में एक दिया हुआ फैसिनेटिंग फैक्ट्स। तो फैसिनेटिंग फैक्ट्स में हमें यहाँ पर एक कहानी है कि साइंटिस्ट जो है वो, उनको कैसे पता चला कि यहाँ पर एसिड रिलीज हो रहा है, यहाँ पर म्यूकस होती है ना। तो यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जो है जूस रिलीज होता है। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक जनाब थे 1822 में, एक जनाब थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन। तो एक्सीडेंटली ना उनके स्टमक में लग गई गोली। अब उनकी गोली लगी ना जब, तो वहाँ पर क्या था कि वो गोली, अब उस टाइम पे क्या था कि वो इतना इलाज तो हुआ नहीं, वो परमानेंटली वहाँ पर छेद रह गया। अब उस छेद से उनका स्टमक के अंदर का सारा कुछ दिखता था। अब डॉक्टर ने क्या किया, वहाँ पर पट्टी लगाकर उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। तो जो वुंड था ना, उनका जो जख्म था कम्प्लीटली हील्ड एंड लेफ्ट अ स्मॉल परमानेंट होल इन द स्टमक। तो सब कुछ तो हो गया, लेकिन वहाँ पर छेद रह गया परमानेंटली। दिस unusual opening allowed डॉक्टर बीमंट टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनसाइड द स्टमक। तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम बीमोंट, ठीक है, डॉक्टर विलियम बीमोंट जो थे ना, वो उन्होंने देखा यार ये छेद है ना स्टमक में, तो हम देखें स्टमक के अंदर क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा फूड रख के देखा। तो उन्होंने देखा कि जैसे फूड रखते थे उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने देखा कि अब इसमें गैस्ट्रिक जूस कैसे रिलीज हो रहा है, म्यूकस कैसे रिलीज हो रहा है, और इसमें एचसीएल कैसे रिलीज हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की वहाँ पर। और वहाँ से उनको ये क्लियर हुआ कि एक्सपेरिमेंट किए डॉक्टर बीमोंट ने कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो फूड है वो उसको डाइजेशन होती है। एक तो उन्होंने वहाँ से क्लियर हुआ, और दूसरी बात उन्होंने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो इमोशंस है ना, जैसे गुस्सा या खुशी है, उसमें भोजन कैसे उसको डाइजेशन में कैसे मतलब डिफ़िकल्टी आती है या ईज़ीनेस होती है। तो तभी तो हमारे, आपको याद होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं खाना खाना और खिलाना अच्छे मूड में चाहिए, है ना? तो कभी भी गुस्से में टीवी देखते हुए खाना या मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे क्या है? क्योंकि जो भावना है ना, हमारी इमोशंस हैं, वो फूड की डाइजेशन को अफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पर ये बात जो है हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत पहले समझ ली थी, हमारे जो एल्डर्स थे। लेकिन ये डॉक्टर जो बीमॉन्ट थे उन्होंने तब समझी कि इमोशंस जो हैं वो भी डाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। तो इसके बारे में अब ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे फर्दर फूड की डाइजेशन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन कैसे रहती है। अब देखिए बेटा, हमारा जो डाइजेशन थी स्टार्ट हुई माउथ में, जहाँ पर मस्टिकेशन हुई, फूड को च्यू किया, च्यू करने के बाद यहाँ से फूड फूड पाइप से गया, और यहाँ पर फूड पाइप से आगे गया और यहाँ पर पहुँच गया स्टमक में। स्टमक में एचसीएल और म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस था। यहाँ से फूड चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये रही हमारी, यहाँ ये पूरा का पूरा जो कॉइल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन करके बताया गया है। ये स्टमक के अंदर नहीं, ये ओपन करके बताया कि कौन कौन से पार्ट है। अब आगे स्टमक से आगे क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, आफ्टर लीविंग द स्टमक पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो मैंने बता दिया कि फूड एंटर कर जाएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्पाइट इट्स नेम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द क्लासरूम। तो ये नाम ही इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इसलिए है क्योंकि इसके ये ना इसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर रहती है। तो 6 मीटर में से फूड जो है धीरे 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 आगे को मूव करता जाएगा, कैसे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो हमेशा याद रखिए, जितना भी फूड है उसकी फाइनल डाइजेशन यहाँ होती है और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ होती है। याद रखिएगा,
फूड की फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सीक्रेशन। अब यहाँ पर 3 चीज़ों की सीक्रेशन रहेगी। सबसे पहले तो ये देखिए लीवर, ये आपने सुना है ना लीवर, ठीक है? तो इसको कलेजा भी कह देते हैं, पंजाबी च कालजा भी कहते ने। तो इसके साथ है हमारे पास पैंक्रियास। यही वही वाली पैंक्रियास है जो जिसमें खराबी आ जाए तो बंदा डायबिटिक हो जाता है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे बड़ी क्लासेस में। तो पैंक्रियास की सिक्रीशन भी इसमें से गिरती है, इसकी जो रिलीज़ करेगी वो सारी की सारी इसमें जाएगी, जो लीवर रिलीज़ करेगा वो भी इसमें जाएगा। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सीक्रेशन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर जो सेल है ना, वो भी एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तो 3 तरह की सिक्रीशन होगी, एक इसके अपने सेल ने रिलीज किया, एक लीवर ने और एक पैंक्रियाज ने। लीवर को हम हिंदी में यकृत कहते हैं, और पैंक्रियास इसको हम अग्नाशय कह देते हैं। तो लीवर जो है ये सिक्रीट करता है बाइल। याद रखिएगा, लीवर क्या सिक्रीश करता है, बाइल। तो बाइल जो है इसको हम पित्त भी कह देते हैं, इज माइल्डली बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिकली मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ कि बाइल जो है फैट की सिक्रीशन के काम आती है। जो फैट हम खाते हैं ना, घी हम खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करती है ये। और उसके बाद इसको और क्या काम होगा कि न्यूट्रलाइजेज द एसिड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। अब स्टमक से जो फूड आया ना उसमें एसिड भी तो था, ये तो बाइल खुद क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल। ये हमने पढ़ा था ना कौन से चैप्टर में, एसिड बेसिस वाला चैप्टर था, और न्यूट्रलाइजेशन वाला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था। तो बेस ने इसको कर दिया न्यूट्रलाइज। उसके बाद ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स मेकिंग दैम इजियर टू डाइजेस्ट। और फैट को भी ये ब्रेक डाउन कर देती है। अब ये तो हुआ हमारा सबसे पहले किसका काम, कि ये जो हमारे पास लीवर है, ये पहले वाला है ना, तो लीवर का काम हमने बता दिया। अब आगे के जो ऑर्गन्स हैं उनका क्या काम रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास पैंक्रियास, जो मैंने आपको बताई थी अभी। पैंक्रियास जो है ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी। जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी वो सीधा चला जाएगा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज़ बेसिक। इसका भी जो रिलीज जो होता है वो बेसिक रहता है नेचर में। न्यूट्रलाइजेज द एसिड इन द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। तो इसका भी ये काम है कि इसने फूड जो आ रहा है स्टमक से वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, तो उसको इसने न्यूट्रलाइज कर देना है। और तीसरी बात है हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। और इसका काम है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट आया स्टमक से निकल कर सीधा पहुंचा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको ब्रेक डाउन करेगी। जो प्रोटीन बच गया था स्टमक में उसको ब्रेक डाउन करेगी, और फैट्स को भी ये ब्रेक डाउन करेगी, तीनों चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देगी। अब उसके बाद द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। तो मैंने बताया कि वॉल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये देखिए ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है यहाँ से बाइल की सिक्रीशन, और ये पैंक्रियास की सिक्रीशन, और इसकी अपनी वाल्स की सिक्रीशन भी। तो इसकी जो अपनी सेल्स की सिक्रीशन है, इसकी अपनी वाल्स की सिक्रीशन है, उनका क्या काम है, उन्होंने भी क्या करना है, फैट को ब्रेक डाउन करना है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है, और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना है। तो इसका मीनिंग हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, दैट इज लिवर और पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी लाइनिंग मीनिंग सेल्स। उन्होंने सीधा डाइजेशन को यहाँ पर ख़त्म करना है। अब देखो बेटा, डाइजेशन तो हो गई, सारी चीज़ें जो थी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ गई। स्टमक में डाइजेशन हुई, माउथ में डाइजेशन हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कि डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। उसको सोख लिया जाता है फूड को, जो हमारी यूज़ वाली चीज़ें है ना, जो हमारे हमें चाहिए, हमारी ग्रोथ में चाहिए, हमारी डेवलपमेंट में चाहिए, उन सभी चीज़ों को सोख लिया जाता है। कौन सोख लेता है उनको, अब शोषण कौन करता है उनका, द digested nutrients pass from the small intestine into the blood present into the blood vessels in its walls। अब यहाँ पर क्या रहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खून की छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। कौन सी, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बिलाई या बिली। तो ये रहे विली, बिल्कुल छोटी 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 प्रोजेक्शंस होती हैं उंगलियों जैसी, ये ऊपर को लहरा रही होती हैं। इनके अंदर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रहती है। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगी ना, वहाँ पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होगी, ठीक है। तो ये बिल्लाई जो होते हैं
माइक्रोविलाई इनका सिर्फ ये काम होता है कि इन्होंने जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ ना, सिंपल फॉर्म वाले फूड को इन्होंने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। तो क्षेत्रफल, जो एरिया है, ये एकदम से बढ़ा देती हैं, और उससे क्या होता है, जब एरिया इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होती है। द विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड विच देन कैरीज देम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मैंने बताया इसके अंदर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रहती है। तो रिच सप्लाई जो ब्लड की है वो सीधा इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को उठाएगी और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वहाँ तक इसको पहुँचा देगी, सेल्स तक पहुँचा देगी। दीज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं कौन कौन से, अब इसमें ग्लूकोज आएगा, इसमें फैट्स आएंगे टूटे हुए, इसमें जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हुए जो किए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, वो आएंगे, और मिनरल्स आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। हेल्प्स द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, और हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी हेल्प करेंगे। तो बेटा ये 3 डेफिनेशन याद रखिएगा। पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्टिव जूस है, जो पैंक्रियास से रिलीज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण मीनिंग द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या रहता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में। उनको किसकी हेल्प से जाते हैं, विलाई। तो द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं जो इंक्रीज करती हैं इसका सरफेस एरिया और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो बेटा आपकी डिमांड पर ना मैंने शॉर्टकट डालने शुरू किए साथ साथ में। तो शॉर्टकट क्या रहेगा कि पाथ, कैसे फूड कहाँ कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक फुटबॉलर है ना मेसी, वहाँ से याद रखना है, MESSI। तो एम फॉर माउथ, माउथ में डाइजेशन होती है। उसके बाद माउथ से फूड आता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये रहता है हमारा 1 बाय 1 कहाँ कहाँ पर फूड चलता हुआ आता है। तो इसके बाद हम चलेंगे, एक शॉर्टकट और है हमारे पास कि पिल विल। पिल विल क्या बताता है, पिल मीनिंग दैट इज पिल, कोई भी गोली, कैप्सूल। तो पिल ऑर्गन दैट रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो और कौन कौन से ऑर्गन है जिसकी सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, याद रहना आपको मैंने बताया था, दैट इज पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइन की अपनी वॉल, और लिवर। इन तीनों की सिक्रेशन जो है डाइजेशन करती हैं, याद है ना आपको, है ना। तो पिल विल याद रखना है। और विल क्या होगा, विलाई की हेल्प से डाइ जो है एब्जॉर्प्शन होगी। तो याद रखिएगा, पिल ऑर्गन दैट रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दैट इज पैंक्रियास, इंटेस्टाइन एंड लिवर। इनकी सिक्रेशन जो है क्या रहेगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। और विल क्या रहेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई वो स्ट्रक्चर है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साइंस एंड सोसाइटी। साइंस एंड सोसाइटी में एक टॉपिक है सिलिक डिजीज। तो सिलिक रोग जो है वो क्या आता है, इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द बॉडी रिएक्ट्स टू द ग्लूटेन। अब ग्लूटेन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, वो मोस्टली गेहूं, वार्ले जो जौ है और राई में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ना जो बंदा खाता है ना, उसके स्टमक में पेन होनी शुरू हो जाती है, मीनिंग उसको ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पचता नहीं है। इन द पीपल विद द सीलिएक डिजीज कंज्यूमिंग ग्लूटेन डैमेज देयर इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत है ना जो, उनकी डैमेज हो जाती है, किसके कारण, जो ये वाला ग्लूटेन था। तो वो ग्लूटेन वाला फूड खा नहीं सकते फिर। दिस डैमेज द इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग द इंटेस्टाइन टू फंक्शन पुअरली। तो इससे क्या होता है कि कई तरह की प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि इंटेस्टाइन का फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है। द ओनली वे टू मैनेज द डिजीज टू अवॉइड द ग्लूटेन कंटेनिंग फूड। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप ग्लूटेन जो वाला ग्लूटेन प्रोटीन वाला फूड है ना वो खाना बंद कर दो। आप ग्लूटेन फूड वाला जो प्रोटीन वाला फूड है वो कौन कौन सा है, वीट,
बार्ले और राई खानी बंद कर दो। इसकी जगह पर क्या खाना है? मोटा अनाज, दैट इज़ द मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह खाना शुरू कर दो। और हेल्दी अल्टरनेटिव्स, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ग्लूटेन नहीं होता और ये ग्लूटेन फ्री रहते हैं। तो ये हमारे पास जो मिलेट्स हैं उसके बारे में बता रखा है थोड़े से। तो सिलिक डिजीज़ जो है इसके बारे में याद रखिएगा। अ कंडीशन वेयर द बॉडी रिएक्ट्स टू अ ग्लूटेन डैमेजिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ग्लूटेन प्रोटीन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर देता है और उसकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है। तो इसलिए हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द सिलिक डिजीज़। तो ये साइंस एंड सोसाइटी में ये फैक्ट्स आपके साथ साथ में बुक में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो इसको पढ़ना ज़रूर होता है ना। तो इसको पढ़ते रहिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो फर्दर जनरल नॉलेज में भी आपकी हेल्प करेंगे। अब जी हम पहुंच गए लार्ज इंटेस्टाइन में। आपने देखा था डायग्राम में, आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, तो बाकी भी तो कुछ बचेगा ना भाई। तो जो बेकार का फूड बच गया, जो हमने डाइजेस्ट नहीं कर पाए हम, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड, जो अपच भोजन है, अपचे हुए भोजन, मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बच गया भोजन है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट वाइडर इन साइज। तो इसीलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि इसका साइज वाइड होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए स्मॉल बोलते थे क्योंकि उसका जो साइज है, उसका डायमीटर जो है वो, दैट इज, उसकी पाइप जो है वो कम खुली होती है। तो ये इसका वाइडर साइज है, इसलिए हम इसको लार्ज कहेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? सबसे पहले देखो, ये सीधी बात है, हमने जब कोई भी ऑर्गन पकड़ना है ना, उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, हमने ये सिर्फ देखना है कि वो काम क्या करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, ये क्या करेगा, ये वाटर जो है ना और जो साल्ट है आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसमें से भी जो मटेरियल बच गया था उसमें से भी काम की चीज़ें निकालेगा। काम की चीज़ कौन सी है? पानी को निकाल लिया। फिर किसको निकाल लिया? जो साल्ट्स हैं डिफरेंट, पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, ऐसे साल्ट्स निकाल लिए। दिस टर्न्स द रिमेनिंग वेस्ट इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म कॉल्ड एज अ स्टूल। और जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगी? सीधी बात, पोटी में। इसको आप पूप कहते हैं, ठीक है, या इसको हम मल कह देते हैं। द स्टूल इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। तो जो पोटी है, या स्टूल है, या फिकल मैटर है, या पूप है, वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? लोअर पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एनएस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है क्या? दैट इज द रेक्टम। तो रेक्टम पोर्शन में जाके पोटी स्टोर होती है। व्हेन द बॉडी इज रेडी, दिस वेस्ट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस बाय द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। तो रात को जब हम खाना खाते हैं, जब पूरा दिन हम खाना खाते हैं, रात को जब सो जाते हैं तो सुबह तक जो फूड वगैरह डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो सोए 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 वो सारा फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पूप। और उसके बाद हम सुबह जो हमें मल त्याग की जब भावना आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको मल निष्कासन कर देते हैं, जहाँ हम कहते हैं डिफेसेशन कह देते हैं, कि हम उसमें पोटी कर देते हैं, ठीक है। ईटिंग फाइबर रिच। अब इसमें पोटी में भी एक बात है कि अगर आप कम पानी पीते हो, अगर आप फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाते जिसमें फाइबर कम है, जैसे मोमोज खा लिए, या आपने स्प्रिंग रोल खा लिए, नूडल्स ज़्यादा खा लिए, तो उससे क्या होगा, मैदा जो है वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, वो डाइजेशन को एडवर्स रहता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, फिर फाइबर वाली सब्जियां, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल तो ज़रूर खानी चाहिए। एंड होल ग्रेन्स, और जो मोटा अनाज है वो भी खाना चाहिए। इससे क्या है, हेल्दी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हेल्दी रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा। इसके साथ आपको जो फर्मेंटेटेड फूड है वो भी खाना चाहिए। तो इसके बाद है कि डाइजेस्टेड सिस्टम नॉट ओनली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो हमें ये क्लियर हो गया कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करना है बट आल्सो रिमूव्स वेस्ट। तो इसने वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करना है टू कीप द बॉडी हेल्दी। तो वो हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा। अब बेटा यहाँ पर दो तीन छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है। स्टूल, पूप किसको बोलते हैं? द सेमी सॉलिड वेस्ट फॉर्म्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की एब्जॉर्प्शन और जो हमारे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल बनता है उसको हम कहते हैं स्टूल, ठीक है। रेक्टम क्या है? रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहाँ पर स्टूल जो है स्टोर्ड होता है बाहर निकालने से पहले।
पोटी करने से पहले वहाँ पर पोटी स्टोर होती है। तो इजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखिए ना, हम कहेंगे पोटी की, है ना? तो ये थोड़ा-सा टेक्निकल नहीं लगता, तो बेटा टेक्निकल लैंग्वेज जो है ना, जो मल त्याग की, डिफेकेशन की, ठीक है? फीकल मैटर को निकालने की, हम सीधा कहते हैं पोटी कर लिया, वॉशरूम हो गया है, ठीक है? ऐसा नहीं, तो उसके लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ इजेशन, ठीक है? तो इजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से निकाला जाता है, फीकल मटेरियल बॉडी से निकाला जाता है, तो उसको हम कहते हैं इजेशन। तो बेटा जी, पुत्र जी, जिसको प्रीवियसली पूरा चैप्टर आपने इतना बड़ा कर लिया, अगर किसी को लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, तो ये मैंने बना दिया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आपको बेटा बहुत ईज़िली स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ किस चीज़ की डाइजेशन होती है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, जिसको नहीं पूरा चैप्टर समझ आता, वो ये अपनी कॉपी में उतार लो, झट से याद होना शुरू हो जाएगा। तो फूड इनटेक रहती है पहले, भोजन का सेवन कर लिया, खाना खा लिया, माउथ में चला गया खाना, टीथ क्रश एंड च्यू, टीथ ने उसको अच्छी तरह से क्रश किया। उसके बाद सलाइवा ने डाइजेशन की, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में या शुगर में। बात क्लियर होगी। उसके बाद ये थी मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मीनिंग फूड को क्रश किया, और केमिकल डाइजेशन मीनिंग जो माउथ में सलाइवा थे उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद फूड चला गया ओइसोफेगस में, फूड पाइप में, ईसोफेगस में, भोजन नली में चला गया। वहाँ पर फूड चला, स्टमक में पहुंचा बाय पेरिस्टालसिस, वेव लाइक मूवमेंट। अगर आपको पेरिस्टालसिस नहीं याद होता तो आप याद रखिए, मूव्स फूड टू स्टमक बाय वेव लाइक मोशन। उसके बाद फूड चला गया स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ? डाइजेस्टिव जूस ने जो, उसने प्रोटीन को तोड़ दिया, एसिड ने बैक्टीरिया को किल कर दिया और डाइजेशन में हेल्प की, म्यूकस ने स्टमक को बचाया, एसिड जो रिलीज हुआ उससे। उसके बाद फूड चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मैंने यहाँ तक है चार्ट। अब आगे क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहीं से स्टार्ट कर दिया हमने फिर से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहेगा? सिक्रीशन फिर से रिलीज हुई, ठीक है? पिल विल याद रखिएगा, ठीक है? पैंक्रियाज ने, पैंक्रियाटिक जूस ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन कर दिया। और सेमी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी सिक्रीशन थी, उसने भी डाइजेशन को कंप्लीट किया। और एल्फ पिल बोला था ना, तो एल्फ और लिवर, लिवर ने बाइल रिलीज की, उसने फैट को ब्रेक डाउन किया और जो ऊपर से फूड आया था उसको न्यूट्रलाइज भी किया, और यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गई। और उसके बाद विल बोला था मैंने, पिल विल, तो विलाई जो है वहाँ पर उसने क्या कर दिया? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद फूड चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में वाटर एब्जॉर्ब हुआ और साल्ट एब्जॉर्ब हुए, सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बन गया, जिसको हमने स्टूल, पूप या मल बोल दिया। वो चला गया उसके बाद रेक्टम में, मलाशय बोल दिया हमने उसको। वहाँ पर टेम्परेली स्टोर हुआ जब तक ने हमने पोटी नहीं की। और उसके बाद एनस से इजेशन हुई, पूप निष्कासन हुआ, एक्सपेल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। अब देखो, जो बेटा आपकी बुक में ना फैसिनेटिंग फैक्ट्स जो दिए हुए ना, इनको जरूर पढ़िएगा, इनको जरूर याद करिएगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रखी हैं। तो द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स वेरी मैनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। अब देखिए, आप सोचते हो ना कि हम अकेले ही जी रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया भी आपके साथ जी रहे हैं, ठीक है? तो वो बैक्टीरिया जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो रह रहे हैं ना, हेल्प्स इन द डाइजेशन, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड, स्पेशली फाइबर। तो वो फाइबर को भी ब्रेक डाउन करने के काम आते हैं। थोड़ी बहुत फाइबर जो बच जाती है ना, उसको भी ये अनडाइजेस्टेड को डाइजेशन करेंगे, प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। दीज बैक्टीरिया कीप्स द डाइजेस्टिंग सिस्टम हेल्दी। और इन बैक्टीरिया का ये भी काम है कि इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करना। तो तीन काम हो गए, अनडाइजेस्टेड फूड को भी इन्होंने डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट करना है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोड्यूस करने हैं, और जो है हेल्दी रखना है इन्होंने हमारे पाचन तंत्र को। तो ईटिंग फाइबर रिच फूड, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फाइबर रिच फूड जो है, रफेज जिसको हम कह देते हैं, रेशेदार भोजन, जो मैंने आपको अभी बताया कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फाइबर वाला फूड खाना चाहिए, और फर्मेंटेटेड फूड खाना चाहिए। अब खमीर युक्त भोजन जो है वो क्या है? आपने देखा होगा
कि स्पेशली इट हैपन्स कि हम क्या है ना, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते लोग, उसके बाद छाछ पीते हैं, लस्सी जिसको बोल देते हैं, नमकीन, उसके ऊपर थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा डाल के, है ना? या काली मिर्च डाल के, तो ऐसा क्यों है? जो और कहते हैं सुबह-सुबह दही खा के जाओ, है ना? तो क्या कहते हैं, तो दही, बटर मिल्क जिसको छाछ कह देते हैं, श्रीखंड, कांजी, पिकल्स, अचार भी खाते हैं ना हम। अचार तो हमारी दादियाँ, नानियाँ जो है, मम्मी जो है वो बना के रखती हैं। कहते हैं जी जो थोड़ा-सा अचार खा लो साथ में। तो वो क्या है असल में, वो ये सारे के सारा जो फूड है ना, ये गुंड्रिक और पोइता भात, ठीक है? ये हमारा जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ जो हमारा उड़ीसा है, बिहार है, वहाँ पर ये बहुत मशहूर है, ठीक है? असम में भी बहुत मशहूर है। तो ये डाइजेशन को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, और ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। तो बैक्टीरिया जो है, ये क्या रहते हैं? ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, और ये डाइजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनपचा हुआ भोजन जो है, उसको जो है पचाने में हेल्प करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स भी देंगे हमारी बॉडी को। फर्मेंटेटेड फूड मैंने आपको बता दिया, फूड प्रिपेयर्ड थ्रू नेचुरल फर्मेंटेशन, अपने आप खमीर हुआ, अपने आप उसकी फर्मेंटेशन हुई, विच इंक्रीजेज बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड इम्प्रूव डाइजेशन। तो इससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंक्रीज होते हैं, और डाइजेशन भी बढ़िया रहती है। तो बेटा आगे टॉपिक आ जाता हमारा हमारी बुक में, साइंस एंड सोसाइटी। तो साइंस एंड सोसाइटी जो ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ हैज़ बीन नोन फॉर सेंचुरीज। तो हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से हमारे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, जो हमारी बुक्स हैं, प्राचीन बुक्स, उसमें तो पूरा पूरा भोजन के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ऐसे हमारे पास एक चरक संहिता नाम की बुक है हमारे पास ना जी, आयुर्वेदा में। तो वो आयुर्वेदिक बुक है, तो वो क्या एडवाइस करती है, ईटिंग इजीली डाइजेस्टेड फूड। तो कहता है कि फूड वो खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, लाइट फूड खाइए हमेशा। तो दूसरी बात वो ये कहता है कि हमें कौन कौन से मसाले यूज़ करने चाहिए, जिंजर, ब्लैक पेपर और क्यूमिन, जीरा, काली मिर्च, अदरक। आप देखते हैं ना, आपके घर में मसाला जरूर, गरम मसाला यूज़ होता है ना, वो गरम मसाले में सारे मसाले हैं, मेडिसन्स हैं वो, ठीक है? तो वो कहता है कि वो ज़रूर डालने चाहिए इसमें। तो इससे क्या है, डाइजेशन इम्प्रूव होती है। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस जो है, वो भी यही कहता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना एक, है ना? तो न्यूट्रिशन साइंस में जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रखी होती हैं, जो न्यूट्रिशन के पूरे चार्ट बना कर देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ईटिंग मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग। तो वो भी यही बात कहते हैं कि भाई खाना राइट टाइम पे खाओ। तो इसका मीनिंग बेटा, आपने कभी भी ये नहीं करना कि वही खाना स्किप कर दिया, सुबह जी मैं नहीं खाना खा के आया। सुबह का खाना मत स्किप करिए, जल्दी उठिए, खाना खाइए, खाना खा के स्कूल जाइए आप, ठीक है? प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग, तो सजगता से भोजन करिए। ये हड़प हड़प के भोजन नहीं खाना है आपने, आपने खाना खाना है जितना, थोड़ा सा जगह रहने दीजिए उसमें, लाइट फूड खाइए, रोज एक तरह का भोजन मत खाइए, भोजन को थोड़ा बदल के खाइए, और फास्ट फूड को अवॉइड करिए, अवॉइडिंग ओवर ईटिंग फॉर गुड डाइजेस्टिव हेल्थ। तो ओवर ईटिंग मत कभी मत करिए, इससे आपका पाचन स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और गलत जो भोजन की आदतें उनको मत डालिए, यही भोजन की सजगता है। तो चरक संहिता जो है, एक एनिशिएंट इंडियन आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, ठीक है? तो ये एंड में मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, डाइजेशन एंड मेडिसिनल स्पाइसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। तो ये हमारी डाइट क्या रहेगी, डाइजेशन कैसे होगी, कौन सी चीज़ डाइजेशन में हेल्प कर रही है, तो मेडिसिनल स्पाइसेस कौन कौन से हैं, और कैसे गुड हेल्थ को मेंटेन रखा जाता है, भोजन को कैसे मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है, ये उसके बारे में है। और माइंडफुल ईटिंग, सजगता से भोजन कैसे किया जाता है, कि ईटिंग फूड विद द फुल अटेंशन टू व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच वन ईट्स। तो सजगता से भोजन करिए, कब करना है, क्या खाना है, और कैसे खाना है। प्रोमोटिंग बेटर डाइजेशन एंड हेल्थ, तो ये कब, कैसे और क्यों, ये क्या, ठीक है? अगर इसके ऊपर आप चले जाओगे, तो आप अपने आप हेल्दी हो जाओगे। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा 9.1.2, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमंस डू। तो जैसे ह्यूमन फूड खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, है ना? तो क्या जानवर बाकी के भी ऐसे करते हैं, पंछी हैं, पशु हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे? नो। तो यहाँ पर है, आई हैव सीन कॉज keeping chewing keep chewing the food even when they are not actively grazing or eating anything by। तो आपने देखा होगा, गाय जब ऐसा ना, वो बैठ के आराम से जुगाली कर रही होती है,
ठीक है? उसके मुँह पे आप देखोगे वो मुँह चला रही है, गप गप गपा गप गपा गप, है ना? तो उसके साथ में उसके मुँह पे थोड़ी-सी झाग भी दिखाई देती है। तो वो क्या है? तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज़ एंड बफेलोज़, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। पार्शली च्यू ग्रास एंड स्वैलो इट इंटो देयर स्टमक। वो क्या करते हैं, फटाफट खाना, कहते हैं क्या जानवरों की तरह खा रहे हो, है ना? बोलते हैं ना, तो वो माने फटाफट निगले जा रहे हो आप, है ना? तो उसमें क्या है कि वो पहले खा सारे का सारा खाना निगल लेते हैं। पार्शियल डाइजेशन हैपेंस इन द स्टमक, फिर वो खाना सीधा चला जाता है उनके स्टमक में, ठीक है जी। स्टमक में वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इज ब्राउट बैक इनटू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। फिर वहाँ से वो रिगर्गिटेशन करते हैं, जहाँ से स्टमक से वापस फूड जो है मुंह में लाते हैं, और फिर उसको वो क्या करते हैं, रूमिनेशन करते हैं, जिसको हमने कहा जुगाली करना, ठीक है, या कट च्यूइंग कह देते हैं उसको, ठीक है। तो कट च्यूइंग, जैसे आप बबल गम खाते हो ना, वैसे ही यम यम करके खाते हैं। तो एनिमल्स दैट डू दिस आर कॉल्ड ए रूमिनेंट्स। तो ये जितने भी जानवर, जैसे गाय भैंस है ना, उसको हम कहेंगे दे आर द रूमिनेंट्स। क्यों? क्योंकि वो फिर से घप घप करके फूड खाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर से रिगर्गिटेट करके मुंह से निकाल के पेट से निकाल के मुंह में पहुंचाते हैं, और फिर उसको लगातार चबाते रहते हैं। अ काउ स्पेंड्स अबाउट 8 आवर्स अ डे च्यूइंग फूड। तो काउ जो है वो क्या करती है, लगभग 8 घंटे फूड चबाती रहती है। द थॉरोली च्यूड फूड देन पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। और फिर से फूड कहाँ जाता है, फिर से पेट के अंदर जाता है, और वहाँ पर उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो जाती है। तो ये आपको बड़ी क्लासेस में आएगा बेटा, र्यूमन एबोमेसम ओमेसम नाम का पोर्शन होता है, तो इसको आपने ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखना है कि फूड पहले स्टमक ले जाते हैं, फिर से उसको बाहर निकाल के मुँह में डाल के फिर से वो उसकी जुगाली करते हैं। तो रूमिनेशन क्या है, जुगाली करना, ठीक है। द प्रोसेस इन विच एनिमल्स ब्रिंग बैक पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ टू च्यू इट अगेन। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्शली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक से वापस मुंह में ले जाया जाता है, सो दैट उसको फिर से च्यू किया जा सके फर्दर डाइजेशन के लिए। उस प्रोसेस को हम कह देते हैं रूमिनेशन। तो रूमिनेंट्स क्या रहेंगे, रूमिनेंट्स जो है वो जुगाली करने वाले जानवर को रूमिनेंट्स कहेंगे। एनिमल्स लाइक कॉस बफेलोज दैट च्यू देयर फूड ट्वाइस। फर्स्ट पार्शली, पहले तो वो चबा चबा के निकलेंगे ना, दूसरी बार फिर से ब्रिंगिंग बैक इट टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। तो फिर से स्टमक से वापस मुंह में लेकर आएंगे, फिर से चबाने के लिए चबाकर उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हम कह देंगे रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स भी याद रहेगा आपको, और रूमिनेशन। तो रूमिनेंट्स की दो एग्जांपल याद रखिएगा, काउ एंड बफलो। और उसका रूमिनेशन क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है बेटा पंछी भी तो है ना, ठीक है। तो पंछी जो है ये हमारे पास, इसको पंजाबी में कहते हैं कटारी, ठीक है। तो इंग्लिश में आई थिंक इसको सोरो भी कहते हैं, ठीक है। तो पंछी जो है हमारे पास, कबूतर भी आपने देखा होगा, चलो कबूतर की एग्जांपल दे लो, तो ये सोरो भी आपने देखी होगी, है ना। इसको फाख्ता कहते हैं आई थिंक, है ना। तो कई जगह पर इसको मैना भी कह देते हैं। तो बर्ड्स जो हैं ये डू नॉट हैव टीथ, अब इनकी चोंच होती है बर्ड्स के, है ना। क्लियर देखा ना आपने, दांत तो होते नहीं है अभी, कभी ना कभी देखा होगा अपने आपने। तो दे हैव द स्पेशल चैम्बर कॉल्ड द गिजर्ड। तो ये दांत तो होते नहीं है, इनके एक स्पेशल जो है एक पोर्शन होता है स्टमक के अंदर, दैट इज कॉल्ड द गिजर्ड, ठीक है। स्टमक के साथ ही जुड़ा होता है। अब गिजर्ड में क्या रहता है, तब फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कुछ तो ये फूड जो है ना, जैसे निकलता है ये, है ना, तो ये गिजर्ड में पहुंच जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जैसे हमारे स्टमक में होती है ना, चर्निंग होती है। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से इसकी मसल की वाल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जो कीड़े मकोड़े खाते हैं या छोटे मोटे सीड्स खाते हैं ना, उसको ये क्रश कर देते हैं। बर्ड्स ऑफन स्वेलो ग्रिट स्मॉल स्टोन्स विच हेल्प्स ग्राइंड द फूड इनसाइड द गिजर्ड। तो ये छोटे छोटे कंकर पत्थर भी खाते हैं ना। तो कंकर पत्थर से क्या होता है, इनकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो जाती है, क्योंकि वो जो कंकड़ पत्थर है ना, वो इस फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो गिजर्ड आपने याद रखना है, की पॉइंट जो है, कीवर्ड याद रखना है, गिजर्ड। अ मस्कुलर चैम्बर इन बर्ड्स वेयर द फूड इज ग्राउंड अप। तो एक मस्कुलर चैम्बर है जहाँ पर फूड जो है वहाँ पर उसको पिसाई होती है, एंड ऑफन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टोन्स और ग्रिट स्वेलोड बाय द बर्ड। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, अक्सर कंकड़ पत्थर भी खाते हैं, उसकी हेल्प से भी ये डाइजेशन होती है। दिस शोज दैट द डिफरेंट एनिमल्स हैव वेरिएशंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो इसका मीनिंग हमें क्लियर हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में वेरिएशन रहती है स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ह्यूमन में अलग तरह से है,
बड़े जानवरों में अलग तरह से और पंछियों में अलग तरह से रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9.2 रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे हमने पिछले कॉन्सेप्ट में किया कि जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहता है, जितने भी फैट्स थे वो बर्न हो ब्रेक डाउन हो गए, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गए, और उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो सारे के सारे ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट पार्ट्स की ओर कैरी आउट हो जाते हैं। कौन लेकर जाता है उनको? ब्लड। अब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर पहुंच गए? सेल्स के पास। सम न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर। अब उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो था उन्होंने हेल्प की किसमें? बॉडी को बिल्ड करने में और रिपेयर करने में, जैसे प्रोटीन आ गया हमारे पास। अदर्स लाइक शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। लेकिन जो शुगर प्रोड्यूस हुए थे ना, यही एनर्जी का मेन सोर्स है। यहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है काम करने लायक। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ऐसा नहीं है कि बाकी की चीजें वर्न नहीं करती, फैट भी वर्न करता है। तो ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करना किसमें? एनर्जी में। जो हमें शुगर खाई थी या कार्बोहाइड्रेट खाए थे उसको शुगर में कन्वर्ट किया, अब शुगर को फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को हम कह देंगे रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंगस है, सभी में क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट इन द सेम इन ऑन एनिमल्स। तो सभी एनिमल्स में ये सेम नहीं रहती। द चैप्टर विल नो एक्सप्लेन हाउ रेस्पिरेशन हैपन्स इन ह्यूमंस। तो सिर्फ हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? हमने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में। तो यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन जो निकल कर आई हमारे पास वो ये थी कि रेस्पिरेशन क्या रहता है, श्वसन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स स्पेशली ग्लूकोज, यहाँ पर मैंने स्ट्रेस दी है कि ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन, या जिसको कहते हैं वर्न भी कहते हैं हम, जलता है, ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि ग्लूकोज वर्न करता है, ब्रोकन डाउन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक बात याद रखिए कि रेस्पिरेशन जो है इसको हम स्लो कंबस्टन भी कह देते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे। अब 9.2.1 जो हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको करने से पहले हमें ब्रीदिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन सिर्फ होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी तो वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। हमने ये करना है सबसे पहले ब्रीदिंग, जिसको हम कहते हैं श्वसन क्रिया। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, सांस, अब आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए, तो जो आपने सांस ली, इनहेलिंग, सांस अंदर लेकर गए, और सांस को जो बाहर छोड़ा आपने, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कह देते हैं। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि 20% के आसपास, 21% के आसपास जो है हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहती है। वही ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो क्या ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन की जैसा सेम है? नो, दे आर रिलेटेड बट डिफरेंट। इनकी आपस में रिलेशन है, इनका आपस में संबंध है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं। ब्रीदिंग इज जस्ट द फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ये केमिकल प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन जो है वो उसको यूज किया जाता है। ऑक्सीजन को प्रॉपरली यूज किया जाता है किसको बर्न करने के लिए? ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, जो कि एक टाइप की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, टू रिलीज एनर्जी। और इसकी हेल्प से ऑक्सीजन जब शुगर में मिलता है तो एनर्जी जो है रिलीज होती है, शुगर मीनिंग ग्लूकोज। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। उस प्रोसेस को हम कह देंगे दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज श्वसन तंत्र। A specific system in the body that helps in breathing and exchange of gases
तो एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करता है और गैसेस को एक्सचेंज में, मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आते हैं। इस प्रोसेस को जो गैसों का आदान प्रदान करता है, वो पूरे का पूरे सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? नोस्ट्रल्स, विंड पाइप, एल्वुलाई, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग, रिब केज, डायफ्राम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट बना रहा है। तो यही पूरा का पूरा सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट और उसका क्या क्या फंक्शन रहेगा वो हम पढ़ेंगे। नोस्ट्रल्स, ये रही नोस्ट्रल्स, यहाँ से क्या होता है? एयर एंटर्स एंड एग्जिट थ्रू दिस, और यहाँ से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। नेजल पैसेज, नाक की नली ये आ गई। अब इसके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और नोज में बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल पतली सी एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस, श्लेष्मिक झिल्ली रहती है उसके अंदर। और इसका क्या काम है? इसने डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रखना है। आपने देखा होगा कि कई बार आप नाक जो है उसको साफ करते हो तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स या थोड़ा सा कालापन निकलता है। दैट इज ड्यू टू कि वो जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी, डस्ट को बाहर ही फिल्टर कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका विंड पाइप, जिसको हम श्वास नली भी कहते हैं। कैरीज एयर टू द लंग्स, तो यहाँ से ये सीधी की सीधी आ गई लंग्स तक पहुंची। ये रही आपकी श्वास नली, तो ये आ रही है लंग्स तक। उसके बाद आते हैं आपके लंग्स, मेन ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो दो लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग, तो इनका काम क्या है कि इन्होंने यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती है, मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। और उसके बाद लंग्स के अंदर क्या है? एल्वुलाई, इसके अंदर होते हैं एक गुब्बारे जैसी, जैसे आप ना ग्रेप्स बिल्कुल गुच्छे में होते हैं, वैसे बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। तो टाइनी बलून लाइक सैक्स होते हैं जो एक्चुअल गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो आपको इसके ऊपर से परत हटानी पड़ती है अगर आपको एल्वेलाई को देखना हो तो, लेकिन ऊपर से तो लंग्स जो है बिल्कुल रेड कलर के आपको दिखाई देंगे। तो उसके बाद आया था हमारे पास रिब केज। अगर आप अपनी छाती के ऊपर हाथ लगाकर उंगलियों से थोड़ा सा टच करके देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ पर ये वाली ऐसी रिब्स केस बना हुआ है, मीनिंग पिंजरा, पसलियों का पिंजरा। तो इसमें पसलियां रहती हैं, रिब्स रहती हैं, और ये इनका काम मेन क्या होता है कि लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना। और इन सभी चीज़ों को रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसके नीचे एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये वाली मेम्ब्रेन है जो कि स्टमक से इसको अलग करती है, ऊपर वाली कैविटीज को नीचे वाले पोर्शन से अलग करती है। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट हमारा साइंस एंड सोसाइटी आपकी बुक में, while a lot of dust and dirt from the inhaled air is filtered by the nasal passage using tiny hair and mucus, sometimes small infectious particles can still reach the lungs। देखिए ऐसा है कि हमारे जो नाक के अंदर बाल है और म्यूकस है ना, वो क्या करती है कि जितनी भी धूल कण है या मिट्टी है उसको बाहर ही रोक लेती है और हार्मफुल पार्टिकल्स को भी बाहर रोक लेती है। लेकिन कई बार पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर होती हैं, वो क्या करती है फिर इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है, संक्रामक जो कण होते हैं जैसे बैक्टीरिया या वायरस हैं, वो फिर भी हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा था कि 2020-2021 में कोविड 19 जो पेंडेमिक था, सार्स कोव 2 वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसने डायरेक्टली इफेक्ट किया था। तो तभी तो लोग मास्क डाल कर रखते थे। सबसे पहला प्रोटेक्शन क्या हो गया? मास्क। उसके बाद हमारे नेजल हेयर, एंड आफ्टर दैट हमारी बॉडी भी उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है। हमारी बॉडी भी जो जो सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है इन चीज़ों से लड़ने की। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, उससे इन सभी चीज़ों से सांस लेने में डिफिकल्टी आती थी, एंड सम टाइम लीड टू द सीरियस लंग प्रॉब्लम। उससे कई बार बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। वो आपने कोविड 19 में आपने सभी ने सुना होगा, और उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई थी या दी गई थी वो भी आपको याद होगा। तो अब इसमें कंक्लूजन ये निकला
कि दिस शोज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी एंड वाई प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ हार्मफुल पार्टिकल इज सो क्रूशियल। तो इसका मीनिंग है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी रखना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए कोई भी हार्मफुल पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना करे। अब ये हार्मफुल पार्टिकल्स कौन सी होंगी, ये होगा धुआं, डस्ट और जितना भी पोल्यूशन है उसको हम हार्मफुल पार्टिकल्स के अंदर काउंट करेंगे। अब देखिए बेटा, हमें एक मॉडल बनाना है, ये आप इजीली बना सकते हो टू अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल चाहिए आपको एक, राइट, और एक वाई शेप्ड होलो ट्यूब चाहिए, ये देखिए ऐसी वाली ट्यूब चाहिए, राइट। नहीं मिलेगी तो इसको कहीं ना कहीं से हम जोड़कर आपस में ऐसे करेंगे। वन लार्ज और टू डिफ्लेटेड बैलून्स, हमें दो बैलून्स भी चाहिए जो इनके साथ हमने अटैच करने हैं, अच्छी तरह से बांधने हैं। वन लार्ज रबर शीट और बैलून पीस, और रबर की शीट भी हो सकती है, तो ये पॉलीथीन भी हो सकता है अगर आपके पास थोड़ा सा बढ़िया वाला पॉलीथीन है तो और एक लार्ज रबर बैंड चाहिए जो इसके ऊपर पूरा का पूरा हम डाल सकें, ठीक है। और छोटे वाले रबर बैंड भी चाहिए हमें, और थोड़ी सी क्ले चाहिए सो दैट हम इसको ऊपर से थोड़ा सा क्लोज कर सकें। क्ले जो है आपको मिल जाएगी किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मिल सकती है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें कट एंड रिमूव द बॉटम ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। तो इसको नीचे से हमने क्या करना है, एक बॉटल, मान लीजिए आपने 1 लीटर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली, उसको नीचे से काट देना है, नीचे से टोटली। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके वो जो मैंने बोला था ना कि लार्ज रबर शीट या बैलून पीस जो है वो बड़े वाला यहाँ पर लगा देना हमने, राइट। और उसके बाद हमने क्या करना है, बैलून जो है, जो हमने वाई शेप्ड ट्यूब ली थी, उसके एक साइड पे एक बैलून, दूसरी साइड पे दूसरा बैलून डाल देना है, ओके। और इस ट्यूब को यहाँ से ढक्कन से बाहर निकाल देना और उसको बाहर से सील कर देना है, किससे, क्ले से। सील द एरिया अराउंड द ट्यूब एंड लिड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ से हवा अंदर जा सकती है। स्ट्रेच एंड फिक्स अ थिन रबर शीट टाइटली टू ओपन द बेस ऑफ द बॉटल यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। तो अब इसको हमने पूरा अरेंजमेंट करने के बाद जैसे आप इसको खींचोगे ना, अब ये मानकर चलिए कि ये डायाफ्राम है और ये लेफ्ट लंग और ये राइट लंग्स, दोनों लंग्स हैं ये हमारे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये ट्रेकिया है, राइट, जो सांस की नाली आ रही है और आगे फर्दर डिवाइड हो रही है, ये वो वाली होगी। तो जैसे ही आप इसको नीचे खींचोगे तो क्या होगा, अंदर जो है एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे क्या है कि ये दोनों गुब्बारे फूल जाएंगे, मतलब ये दोनों लंग्स में हवा अंदर को आ गई। और जैसे आप छोड़ोगे तो दोनों लंग्स में हवा निकल कर बाहर चली जाएगी। तो इसको आप मानकर चलिए कि इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, हमारे जो डायाफ्राम है वो नीचे को जाती है, जो चेस्ट है वो आगे को आती है और डायाफ्राम जो है वो नीचे को जाती है। उससे क्या होता है कि ये लंग्स दोनों फूल जाते हैं। तो ऐसे ये काम चलता है। तो जैसे आप रबर बैंड को रिलीज करोगे तो ये फिर से इसका जो अंदर वाला एरिया वो कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, एकदम से यहाँ पर हवा बाहर निकल जाएगी। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा सबसे सिंपलेस्ट वे, जो लंग्स का मॉडल बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, एक कोई भी 2 लीटर वाली जो बॉटल है ना कोल्ड ड्रिंक की, उसको ले लीजिए, उसको बीच में से काट लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने ये काटा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके यहाँ पर पूरा का पूरा पॉलीथीन लगा दीजिए, वो चिपकने वाला पॉलीथीन होता है या कोई सा भी पॉलीथीन है, उसको अच्छी तरह से लगा देना। फिर एक स्ट्रॉ लेकर बैलून के अंदर डालने, उसको अच्छी तरह से बांध देना है, ठीक है। और उस स्ट्रॉ को हमने डालना है इसके अंदर और इसके ऊपर लगानी है क्ले, जो आपकी मॉडलिंग क्ले होती है। और उसके बाद आपने इसको नीचे खींच कर देखिए, ये देखिए गुब्बारा भर रहे ना, तो ये डायफ्राम है हमारा, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर ये गुब्बारा जो है ये हमारे लंग्स का काम कर रहा है, ये हमारी ट्रेकिया का काम कर रहा है, और ये हमारी रिब्स हैं, राइट, रिब्स का काम कर रही है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज डायफ्राम। तो ये जैसे ही डायाफ्राम नीचे को आएगा ये गुब्बारा फूलेगा, जैसे ही डायाफ्राम ऊपर को जाएगा ये गुब्बारा पिचक जाएगा। मीनिंग डायाफ्राम नीचे को जाएगा तो लंग्स में एयर आएगी, जैसे ही डायाफ्राम ऊपर को जाएगा तो ये लंग्स जो है ये खाली हो जाएंगे, ये देखिए ऐसे, राइट, यू गॉट इट। तो ऐसे हमने इसको याद रखना है।
अब फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी? एक्शन रबर शीट पुल डाउनवर्ड। तो जैसे हमने शीट जो है पॉलीथीन या शीट को जैसे नीचे को पुल किया, क्या हुआ? बैलून इन्फ्लेट फिल विद द एयर, तो एयर से भर गया। ये अभी आपने देखा। रबर शीट रिलीज अपवर्ड, जैसे हम रबर शीट को जब प्लास्टिक को रिमूव करेंगे, बैलून जो है वो डिफ्लेट हो जाएगा, एयर बहुत चलेगी। तो कंक्लूजन, द प्लास्टिक बॉटल एक्ट लाइक द चेस्ट कैविटी, राइट। बैलून जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे लंग्स को, वाई शेप ट्यूब जो है विंड पाइप और ब्रोंकाई को जो है रिप्रेजेंट करेगी, और रबर की शीट जो है वो एक्ट करेगी डायफ्राम के तौर पर। तो हमारे पास आपने याद रखना है ये दो पॉइंट्स। पुलिंग द रबर शीट इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द बॉटल। तो जैसे हम रबर शीट को पुल करते हैं उससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है, कॉजिंग एयर टू फिल द बैलून, यानी लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो यही फार्मूला है, यही प्रोसेस है हमारे लंग्स के अंदर हवा आने का। रिलीजिंग द रबर शीट डिक्रीज द स्पेस कॉजिंग द एयर टू मूव आउट ऑफ द बैलून। तो जैसे हम रबर शीट को रिलीज करते हैं तो इससे सब जो स्पेस है बॉटल के अंदर, जो हमारी चेस्ट कैविटी उसके अंदर स्पेस कम हो जाता है, और इससे क्या है कि एयर जो है बाहर को जाती है, लंग्स डिफ्लेक्ट। दिस डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था ना क्या कि जो बैलून की जो वर्किंग है ना, मॉडल उससे हमने किया, लेकिन इन रियलिटी जो है हमारे साथ जो है हमारी चेस्ट में जो होता है, कैसे लंग्स में हवा भरती है, तो उस प्रोसेस को हम देखेंगे। इनहेलेशन यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, रिब्स की मूवमेंट कैसी रहती है? तो रिब्स की मूवमेंट क्या रहेगी, मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स, बाहर को फूलती है छाती, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर को जाती है और बाहर को फूलती है। तो डायफ्राम क्या करती है, डायफ्राम जो है नीचे को जाती है, मॉडल से पता चल गया आपको। तो इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी जो है उसके अंदर स्पेस इंक्रीज होगा, रिजल्ट क्या है, एयर बड़े आराम से लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। और जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो सांस बाहर निकालते वक्त क्या होता है कि यही जो चेस्ट जो अप आई थी वो डाउन जाएगी और आउटवर्ड से इनवर्ड आएगी, उल्टा सभी चीजों को ऑपोजिट ले लेना है। और उसके बाद डायफ्राम की मूवमेंट क्या रहेगी, डायफ्राम मूवमेंट जो है ये अपवर्ड होगी, पहले डाउनवर्ड थी अब अपवर्ड होगी। और उसके बाद जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर जो है स्पेस जो है वो डिक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या होगा, एयर इज पुश्ड आउट, तो एयर बाहर चली जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस को मैंने क्या किया, इसको मैंने बना दिया एक फ्लो चार्ट में। तो इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउट, डायफ्राम मूव्स डाउन, तो ये पहला स्टेप ये वाला हो गया। फिर उसके बाद चेस्ट कैविटी का स्पेस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद एयर उसके अंदर लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। अब एयर जो है जब एंटर कर गई, अब उसके बाद क्या है, हवा बाहर भी तो निकालनी है ना। तो एक्सेलेशन के दौरान क्या होगा, ये वाला प्रोसेस फिर आपने स्टार्ट करना है, रिब्स मूव डाउन एंड इन, ठीक है, डायफ्राम मूव्स अप। उसके बाद चेस्ट कैविटी का स्पेस जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने लिखी हुई, इसको एक फ्लो चार्ट का हमने तरीका दे दिया। तो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस डिक्रीज करेगा, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ठीक है। फिर से हम इनहेलेशन करेंगे, फिर ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा, फिर इनहेलेशन करेंगे, एंड सो ये प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। अब देखिए बेटा, आपने सभी ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज का नाम सुना होगा, है ना। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से पहले हमारा एक टॉपिक है साइंस एंड सोसाइटी। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? फॉर सेंचुरीज वेरियस कल्चर्स हैव डेवलप्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स नॉट जस्ट फॉर हेल्थ बट फॉर द मेंटल पीस, कंसंट्रेशन एंड रेसिलियंस। तो अब जो हमने हजारों सालों से ये है, जो हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हम कहते हैं ध्यान लगाइए, थोड़ी सी आप मेडिटेशन करिए, योग करिए, तो ये उसी का पार्ट है। तो ब्रीदिंग में हमारे पास भ्रामरी, अलोम विलोम, ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ये हमारे पास आती हैं, ठीक है। कपालभाति भी आपने देखा होगा करते हुए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये योगिक एक्सरसाइज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो अब कौन सी प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? प्राणायाम पूरे भारत में किया जाता है। तो आपने देखा होगा सुबह सुबह बाबा रामदेव जी भी लगे होते हैं ना, योगाचार्य हैं जो,
है ना। तो उनको देखकर काफ़ी लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, तो प्राणायाम से क्या होता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। स्ट्रेंथन्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है। आपका दिमाग शांत रहता है और एनहेंसेस फोकस, तो आपको फोकस करने में हेल्प करती है। तो इसका मीनिंग, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें प्राणायाम की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो आज का युग है बहुत फास्ट है। तो इस फास्ट इतने युग में, जो समय में, अगर हमें थोड़ा सा अपने ब्रेन को बिल्कुल सेटल करना है, फोकस्ड रखना है, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो उसके बाद है टुमो ब्रीदिंग। टुमो ब्रीदिंग जो है, ये लद्दाख पोर्शन जो है हमारे भारत का, वहाँ पर लद्दाख रीजन जो है, तिब्बतन रीजन जो है, वहाँ पर इसको किया जाता है। तिब्बतन जो तिब्बत जो पार्ट जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो जनरेट्स इनर हीट, इम्प्रूव्स लंग फंक्शन, बूस्ट इम्यूनिटी, हेल्प सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड। तो वहां पर ये क्यों करते हैं, तो इनर हीट जो है, इससे अंदर से ऊर्जा, गर्मी पैदा होती है, और इससे लंग्स के फंक्शन बढ़ते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। हेल्प सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड, तो ये सर्वाइवल में, बहुत ठंड जो है, शरीर में गर्मी पैदा होगी, तो इससे ये सर्वाइवल में हेल्प करेगा। डीप ब्रीदिंग विद चैंटिंग, तो अगर हम डीप ब्रीदिंग और चैंटिंग जो है, ये वेरियस ट्रेडिशंस में, बुद्धिस्ट में, ठीक है, तो ये डीप ब्रीदिंग जो है, ये विद चैंटिंग जो है, ये अक्सर देखने को मिलती है। तो इससे कॉम्बाइन रिदमिक ब्रीथ कंट्रोल विद साउंड वाइब्रेशन टू इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी। तो इसमें क्या है, रिदमिक ब्रीदिंग कंट्रोल ब्रीदिंग की जाती है, उसके साथ में साउंड वाइब्रेशन साउंड निकाला जाता है नाक से या गले से, और इससे इमोशनल बैलेंस रहता है और माइंड रिलैक्स रहता है। तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है इसके बारे में, मॉडर्न साइंस ये कहती है, मॉडर्न स्टडीज कंफर्म दैट दीज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इंप्रूव ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करती है। तो इसका मीनिंग, आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हर रोज जरूर करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट के लिए किया जाए, इसको जरूर करना चाहिए। अब देखिए बेटा, बट वी डू ब्रीद आउट, एक्टिविटी 9.3 लेट अस एक्सप्लोर। तो हमने अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज की ना, है ना, तो उसमें एक ये बार बार रिपीट हो रही है एक्टिविटी। तो टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड है, तो हम जो सांस बाहर निकालते हैं ना, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हम अंदर क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन, बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड इज टेस्ट ट्यूब्स, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, सिरिंज और पिचकारी, और 1 स्ट्रॉ। तो हमें करना क्या है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में क्या डालना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर आपको याद होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सीखा था, ठीक है। तो सिंपल है, जो आपका चूना है उसको पानी में डाल दो, ठीक है, भीगा रहने दो उसको। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि चूना नीचे बैठ गया, उसके जो पानी ऊपर तैर रहा होगा, 2 अलग अलग लेयर बन जाएगी पानी और चूने की। तो ऊपर वाला पानी जो है वो आपको पता है कि दैट विल बी लाइम वाटर। अब लाइम वाटर टोटली क्लियर होता है, तो आपने कुछ नहीं करना, लाइम वाटर में एक पिचकारी की हेल्प से एकदम से उसमें से एयर पास करनी। तो आप देखोगे कि उसका कलर दूधिया नहीं होगा, नॉर्मल एटमोस्फेरिक एयर, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, पिचकारी में से जो कौन सी गैस निकल रही है, नॉर्मल एयर, जो इस वक्त आपके आसपास मौजूद है। तो इसमें लाइम वाटर का कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी साइड पे क्या है, अगर आप जो है ब्लो करते हो एयर थ्रू योर माउथ, अब आपके माउथ में अंदर से कौन सी गैस निकल रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जब लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कलर चेंज हो जाता है, दैट टर्न्स मिल्की। तो ये तो हमने 3 या 4 बार कर लिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि लाइम वाटर में जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, दैट टर्न्स मिल्की। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन एयर ब्लो करनी है थ्रू अ स्ट्रा। तो स्ट्रा यूज करके हमने इसमें से एयर ब्लो करनी है। तो ये देखिए, ये अभी क्लियर वाटर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया, And hopefully you can चेंज see that इनटू the line क्लाउडी water और is starting to चेंज्ड get cloudy. मिल्की। This is because तो the यहाँ से क्लियर होता है कि हमारे मुंह में से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। and hopefully सो बेटा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। अब जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर है वो पहुंच गई लंग्स के अंदर,
ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, तो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं ना, तो एल्वुलाई में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रहती है। मैंने आपको बोला था पहले भी कि जहां भी कोई चीज एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में, वहां पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है। ये देखिए, ये एक एल्वुलाई का एक पोर्शन जो है हमने उसको एनलार्ज करके बताया, ये आपकी बुक में दिया हुआ है ना। तो ये 9.12 डायग्राम देखिए अपनी बुक में। तो एल्वुलाई में क्या होता है, व्हेन वी ब्रीथ इन, इनहेल करते हैं, फ्रेश एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स, दिस एयर रीचेस टाइनी बलून लाइक सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई। तो जब हम इनहेल करते हैं ना, तो सीधी बात है कि ऑक्सीजन पहुंच जाती है लंग्स के अंदर एल्वुलाई में, ठीक है। और एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, एल्वुलाई में द walls ऑफ द एल्वुलाई आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय द टाइनी ब्लड कैपिलरीज। तो ये देखिए, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो ये एल्वुलाई के इर्द गिर्द फैली हुई है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलाई passes थ्रू these thin walls into the blood। तो यहाँ से ये देखिए, ऑक्सीजन यहाँ से चलेगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई बाहर को। तो ऑक्सीजन एल्वुलाई के वॉल्स के अंदर चलेगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू द एल्वुलाई। तो यहाँ से एक बार याद रखिएगा कि ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, एक्सहेल करते हैं जब हम, द कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड इन द एल्वुलाई इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो एल्वुलाई ब्लड को क्या देंगे, ऑक्सीजन, ठीक है जी, और ब्लड एल्वुलाई को वापस क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला प्रोसेस इसको आपने याद रखना है। तो बेटा ये एक आपका डायग्राम है 9.13। तो कितनी परसेंट ऑक्सीजन रहती है जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं, जो अभी अंदर हम हवा लेकर गए उसमें 21% क्या रहेगी, ऑक्सीजन, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। लेकिन जो हम बाहर निकालते हैं हवा, एक्सेल्ड एयर होती है, उसमें 16 to 17% ऑक्सीजन रहती है और 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो हम हवा बाहर निकालते हैं अपने माउथ से। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ना, उसका मैंने बना दिया एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से ये क्या होगा कि आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही पेज के ऊपर लिखकर उसको लर्न करने का बढ़िया चांस मिल जाएगा। तो इनहेल्ड हेयर, वही मैंने बताया, उसमें रिच होगी ऑक्सीजन में, वो जाएगी एल्वुलाई में, लंग्स के एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या रहता है, ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ब्लड के अंदर। ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल्स टू बॉडी सेल्स, वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच रखता है ब्लड जो है। तो वहां से ब्लड जो है क्या करेगा, सेल्स को क्या दे देगा, वो ऑक्सीजन दे देगा। बॉडी यूजेस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो बॉडी ने वो जो ऊपर वाला हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस किया था ना, वहां पर जो आपने देखा था, जब ग्लूकोज बर्न करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी तो वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, राइट। ये कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, ग्लूकोज की बर्निंग से। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय ब्लड बैक टू एल्वुलाई, और वहीं से यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में चली जाती है। ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वुलाई में जाती है, एल्वुलाई से ये हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स में एक्सहेलेशन से हम थ्रू नोज इसको बाहर फेंक देते हैं। तो की पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई, दिस हैपन्स कंटिन्यूसली फॉर एवरी ब्रीथ। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब देखिए बेटा, हाउ फूड एंड ऑक्सीजन गिव अस एनर्जी। तो फूड और ऑक्सीजन ये दोनों चीज चाहिए ना, भोजन, पानी और हवा, ये तीनों बेसिक नीड्स हैं हमारी। तो ये देखिए, स्टेप 1 होता है ईटिंग फूड। तो हम खाना खा लेते हैं, वो तो हमने पूरा कर लिया प्रोसेस।
हम खाना खाते हैं, अल्टीमेटली उन सभी चीजों को खाने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज या शुगर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर। फिर उसके बाद हम सांस लेते हैं, ये शुगर कहाँ पहुंच गई, सभी सेल्स में पहुंच गई। अब ये सेल में बेकार है अगर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, अगर ये बर्न नहीं करती तो इससे एनर्जी ना मिले तो ये हमारे लिए बेकार है। तो ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, थ्रू ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन ट्रेवल्स थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू द लंग्स एंड देन इनटू द ब्लड। और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो है उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो पहुंचती है लंग्स तक, लंग्स से ब्लड उसको हर सेल तक पहुंचा देता है। अब जब हर एक सेल तक ये वाली ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उस सेल में क्या पड़ा हुआ है, उस सेल में पड़ा हुआ है ग्लूकोज। तो स्टेप 3 में रेस्पिरेशन इनसाइड बॉडी सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड मेनली ग्लूकोज। तो आपने याद रखना फूड को क्या हमने बोलना है, दैट इज ग्लूकोज। आप फूड की जगह पर सिंपली ग्लूकोज लिख दोगे तब भी चलेगा। तो बॉडी जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और साथ में क्या रिलीज होता है, एनर्जी, और साथ में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए ग्लूकोज, ये इक्वेशन आपके वहां पर, अगर किसी को रेस्पिरेशन की डेफिनेशन नहीं याद रहती तो ये वाली इक्वेशन याद रख लीजिए कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ और उसने प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और साथ में एनर्जी। एनर्जी हमने कहाँ यूज की, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेगी, वाटर हमारी बॉडी में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन को कहते हैं वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या रहता है, क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, बर्न हुआ, हम इसको बर्न भी कह देते हैं। दिस केमिकल प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी, तो इससे एनर्जी रिलीज हुई, विच द बॉडी यूजेस फॉर। तो मैंने यहाँ बताया था ना कि एनर्जी रिलीज होगी तो उसको बॉडी यूज करेगी, तो बॉडी कहाँ यूज करेगी, मूविंग, रनिंग, थिंकिंग, ऑल बॉडी फंक्शन। अभी इवन मैं बोल रहा हूं ना तो उसमें भी ये एनर्जी यूज हो रही है। तो स्टेप 4 रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेस। तो वेस्ट गैसेस कहाँ से रिमूव होंगी, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पकड़ लेगा एल्वेलाई में जाकर, ठीक है, तो वहां पर ये एल्वेलाई के अंदर जाएगा, लंग्स में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। तो इनहेलिंग और एक्सेलिंग, तो इनहेलिंग के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको हम निकालते हैं बाहर थ्रू द ब्रीदिंग आउट प्रोसेस। तो बेटा अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ऊपर प्रोसेस किया इसको याद रखना आपने। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी या बर्न करेगी एंड रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। रेस्पिरेशन हर सेल के अंदर होती है हमारी बॉडी के अंदर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट चाहे एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सभी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर हो रही है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक सिंपल फ्लो चार्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जहाँ पर फूड जो है दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और ये ब्रोकन डाउन हो जाता है, जहाँ पर बर्निंग भी कह सकते हैं आप, और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी जो है इसको हम यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो बेटा इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा। तो एक साइड पे हमने लिख दिया ब्रीदिंग, दूसरी साइड पे लिख दिया हमने रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, एक्सहेल की जाती है। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग जो है ये लंग्स के थ्रू होती है, रेस्पिरेशन ये बॉडी के सेल के अंदर होती है। और ब्रीदिंग में डज नॉट रिलीज एनर्जी, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया ना कि ब्लड जितने भी हैं सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, तो ब्लड भी तो किसी जगह से चल के पहुंच रहा है ना, उसके पीछे भी तो कोई ना कोई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो जो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये बॉडी में हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट क्या रहता है? एक जगह से जो चीज जो है दूसरी जगह तक लेकर, मालवाहक आपने देखे होंगे ना, ट्रक, गाड़ियां, तो एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह तक लेकर जाने वाला, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ऐसे ही हमारा जो ब्लड है, जो सेल्स को, एक्सक्रीटरी गैसेस को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को, केमिकल्स को, फूड को, हर चीज को ये एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में लेकर जाता है। तो इसलिए ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है। इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू एंड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के पार्ट्स तक ये लेकर भी जाता है और वहां से लेकर भी आता है मटेरियल को। तो मेन पार्ट्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के, आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हार्ट है, अपने लेफ्ट साइड के ऊपर हाथ रख के देखिए, धक धक की जो आपको फीलिंग आ रही है, दैट इज हार्ट। इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में लगातार ब्लड को ये पंप करता रहता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है एक टिश्यू है जो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और सभी चीजों को, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है या लेकर आता है। ब्लड वेसल्स, आपने जो हाथ देखिए इसके ऊपर आपको जो ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ना, तो ये वेन्स हैं हमारी, ठीक है। तो इसमें ये वो वाली ब्लड वेसल्स ऐसी ट्यूब्स हैं जिसको, जो ब्लड को लेकर आती हैं और लेकर जाती हैं हार्ट से। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इसमें मेजर हैं। तो सिंपल फ्लो चार्ट जो है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? पहला काम है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, है ना, जिसमें ऑक्सीजन रहती है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वही लंग्स से, ठीक है। ब्लड वेसल्स कैरी दिस ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन। तो आर्टरीज जो है वो क्या करती हैं? ब्लड को लेकर जाती है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, उसको वो अलग अलग सेल्स और ऑर्गन तक पहुंचाएगी। Cells take oxygen and nutrients from the blood and give back waste like carbon dioxide। और सेल के तक जब ये ब्लड पहुंचता है तो जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड को दे देते हैं। वेन्स का काम है, जो ऑक्सीजन से पुअर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसको वापस हार्ट तक लेकर जाता है वेन्स। हार्ट जो है इस ब्लड को फिर से लंग्स को भेजता है, लंग्स में फिर से ये ऑक्सीजनेट होता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। दिस साइकिल कंटिन्यूस। और अब हमारे पास है साइंस एंड सोसाइटी में एक टॉपिक है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग आपने देखा होगा, लोग बीड़ी, सिगरेट, सिगार, ठीक है, आजकल एक नई चीज है दैट इज अ वेप्स, निकोटीन के बने होते हैं। तो ये सारी हार्मफुल चीजें हैं। तो स्मोकिंग हार्म्स योर लंग्स लीडिंग टू डिजीज लाइक लंग कैंसर, क्रॉनिक कफिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आपने देखा होगा जहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा होता है, कभी कहीं पर आपने देखा कि धुआं ज्यादा, तो आपको एकदम से खांसी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स है, रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है जहाँ स्मोक वाले एटमोसफेयर में रहता है, तो वहां पर उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ सकती है। इट आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड वीकन्स द इम्यून सिस्टम। तो हार्ट डिसीज के रिस्क भी बढ़ जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग, अब मान लीजिए आप स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन आपके पास में बैठ कर कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। ब्रीदिंग other people smoke is equally dangerous, especially for children, elderly people and pregnant women। तो जो गर्भवती लेडीज हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जब बच्चे हैं, उनके लिए ये वाला स्मोकिंग जो है बहुत हार्मफुल रहेगा। स्मोकिंग जो है ये एयर को पोल्यूट करता है और टॉक्सिक केमिकल्स जैसे निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार, ये स्मोकिंग के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। जब कोई सिगरेट पी रहा होता है तो उसमें हजारों टाइप के केमिकल उसकी बॉडी में जाते हैं निकोटीन के साथ। निकोटीन इज अ बेसिक मटेरियल जिससे उसको मतलब थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है, नशा महसूस होता है, लेकिन उसके साथ ये वाला जहर, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और बहुत सारे केमिकल्स इंसान की बॉडी में जाते हैं और वो सारे के सारे केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं।
क्विटिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स पर्सनल हेल्थ एंड प्रोटेक्ट्स द वेल बीइंग ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो अगर कोई बंदा स्मोकिंग छोड़ देता है तो उससे क्या है, उसकी पर्सनल हेल्थ और वेल बीइंग जो है उसके आसपास के लोगों की भी वेल बीइंग बढ़िया तरीके से हो जाती है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या सारे एनिमल्स एक ही तरीके से सांस लेते हैं। हमारी बॉडी में तो लंग्स थे, वो आपने देख लिया, लंग्स में ऑक्सीजन जाती थी, एब्जॉर्ब होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, हम बाहर निकालते थे। लेकिन सभी एनिमल्स में एक जैसा सिस्टम नहीं रहता। अब जैसे फिश को देखिए ना आप, फिश की जो साइड वाला जो गलफड़ा है ना, यहाँ पर देखिएगा, उसको गलफड़ा कहते हैं हम हिंदी में, ठीक है। तो गिल्स रहते हैं, तो गिल्स में क्या रहेगा, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। तो जैसे ही पानी इनके साथ टच करता है तो पानी में से ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये तो थी बात फिश की। तो डिफरेंट एनिमल जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट बना के दिया आपको, लंग्स, गिल्स, स्किन, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल, कि उनका लाइफस्टाइल क्या है और वो कहाँ पर रह रहे हैं। दिस अलाउज देम टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द वेरिएड एनवायरनमेंट। तो इससे उनको जिंदा रहने में, ठीक है, और आगे बढ़ने में उनको हेल्प कर रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स अवेलेबल हैं ब्रीदिंग के लिए। तो ये रहे हमारे पास। तो एक रहेंगे एनिमल्स जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो लैंड एनिमल, जितने भी जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायन, कॉज, गोट, लिजर्ड, स्नेक्स, ये सारे के सारों में क्या होता है, लंग्स होता है। ये लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर रहने में मैंने आपको बता दिया, फिश जो है उसमें गिल्स रहती है, ठीक है। मोस्टली फिशेस में गिल्स रहेंगे। फिश गिल्स रिच ब्लड वेसल फॉर गैस एक्सचेंज, तो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके अलावा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होते हैं एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो धरती पर भी रहते हैं, मिट्टी पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो एम्फीबियंस में टैडपोल्स रहेंगे, टैडपोल्स के गिल्स होते हैं, ठीक है। और जब वो लैंड के ऊपर आ जाते हैं, मेंढक जिसको आपने बोल दिया, तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेंगे। और सांस में फिर से अगर मेंढक जो है पानी के अंदर चला जाता है तो उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, तो उसको कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू भी वो क्या करते हैं, सांस लेना शुरू करते हैं। ऐसे अर्थवॉर्म है, उसमें भी क्या रहता है कि उसकी स्किन इतनी पतली होती है कि उससे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो मॉइस्ट स्किन से उसमें गैस एक्सचेंज होगा। तो आपने ये एग्जांपल याद रखनी है कि लंग्स के थ्रू कौन से करते हैं, जो हमारे पास एम्फीबियंस, धरती और पानी के अंदर मिलने वाले जो एनिमल्स हैं उनके साथ क्या रहता है। अर्थवॉर्म कैसे सांस लेता है, टैडपोल कैसे सांस लेता है, मेंढक कैसे सांस लेता है, मछली कैसे सांस लेती है। तो ये हमारा नटशेल हमें क्लियर हो गया। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्योंकि चैप्टर लेंथी था। तो मैं कोशिश करूंगा इसको फिर से पार्ट्स में आपको कन्वर्ट करके मैं दे दूं। तो इसके लिए अब आपने ये मेरा लेक्चर देखा, इसके लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड गिव फीडबैक, डोनेट फॉर द नोबल कोर्स। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप वीडियो को देखते हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करोगे आप मेरे चैनल को तो आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाएगा। आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, वहां से नोटिफिकेशन आएगी आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो आगे आने वाले समय में और भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो कीप इन टच विद माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।